बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। हाँ, बैलेंस हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सब कुछ। अब बैकलॉग बनने कुछ लोगों के शुरू हो चुके हैं। आज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि हाँ भाई, लगातार अब नीट एग्जाम जितना पास में आ रहा है उतनी ज्यादा अपने अंदर चेंजेस करते जा रहे हैं, पॉजिटिवली चेंज कर रहे हो। और अच्छी बात है, जितना हो सकता है उतना ज्यादा अब एग्जाम पास आ रहा है, टारगेट पास आ रहा है, उतना ज्यादा आपको ना अपना अप्रोच पॉजिटिव रखना पड़ेगा, उतना ज्यादा अपने अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। आज मैंने बहुत सारे, मतलब प्राउडली बोल सकता हूँ, आज मैंने बैकलॉग खत्म कर लिया है ऑलमोस्ट। चाहे वो इंस्टाग्राम का हो चाहे व्हाट्सएप का हो, आज मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, मतलब अब बाकी लोग ऐसा नहीं, सारे के सारे मैंने निपटा दिए आज। मतलब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, आज मैं देखो देख रहे हो 2-3 दिन से मेरा बैकलॉग चल रहा था, मैं बोल रहा था कि अरे नहीं हो रहा मेरे से, लेकिन आज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो सब लोगों को मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहोगे ना तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन सिर्फ चाहना ही इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, चाहना एक पहला स्टेप हो सकता है। आपने सोचा है कि आप डॉक्टर बनने, अगर आप इस चैप्टर तो, क्योंकि ना बेटा आज ये चैप्टर फिनिश होगा, आज ये चैप्टर 6 चैप्टर्स हमारे फिनिश हो रहे होंगे। सोचो, फिजिकल केमिस्ट्री का आउट ऑफ 12 6 चैप्टर्स फिनिश होने वाले, और आज ये चैप्टर फिनिश होगा, आधा सिलेबस आपका निकल चुका है। आप अभी भी इस वीडियो लेक्चर्स पे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चाहत जो है ना, अब वो जुनून में कन्वर्ट हो रही है। अब वो चाहत जो है वो जुनून में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप इस वीडियो को डेली या बैकलॉग में भी आके देख रहे हो तो खुद के अंदर ये चेंजेस देख रहे होगे कि अब ना बुरा लगना फील हो रहा है कि अगर मैं पीछे हूं या मेरे से सही मार्क्स नहीं आ रहे। ये बुरा लगना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर ये चेंजेस लेके आओ। एटीट्यूड चेंज होगा ना तो ऑब्वियस है आपके अंदर अपने अंदर पॉजिटिव चीजें आनी शुरू होंगी, आपके पढ़ने का तरीका चेंज होगा। बहुत सारे लोग अगर बैकलॉग हो गया है या बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो मेरी तरफ से कुछ सजेशंस हैं, मैं इस क्लास में दे देना चाहता हूं, ताकि अगर अगले चैप्टर्स में आगे कभी कहीं जगह किसी भी जगह आपका बैकलॉग हो तो उसको जल्दी से जल्दी आप कवर कर लो। देखो, बैकलॉग ये पता चल गया है कुछ चैप्टर्स मेरे बैकलॉग हो गए या कुछ वीडियोस मेरे बैकलॉग हो गए, तो उसको खत्म करने का सिंपल सा 1-2 तरीका है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ कोटा में हमने कराया भी है, चीजें फिनिश भी करवाई है। अगर आप लेक्चर्स को देखो, जिस बच्चे ने शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस देख रहा है, कर रहा है, उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, वो तो अपना डेली अपना नोट्स बना रहा है, चल रहा है, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका बैकलॉग हो चुका है तो आप बस 2-3 चीजें स्टार्ट कर दो। एक, अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग हो चुका है, मतलब लग रहा है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में बहुत ज्यादा बैकलॉग हो चुका है, तो वहां पे एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि सर अब आप सिर्फ लेक्चर्स देखिए, आप नोट्स का पीडीएफ सेव कर लो। अगर आप फाइनेंशियली मतलब ठीक हो, एबल हो, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो, ताकि साइड बाय साइड क्लास के नोट्स को सुनते रहो और फटाफट उसी में टिक मार्क कर लो, क्योंकि उससे क्लास ड्यूरेशन आपकी कम हो जाएगी, आपको लिखने का टाइम कम हो जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल हो तो आप प्रिंट आउट ले लो, नहीं तो आप पीडीएफ सेव कर लो, बगल में मोबाइल पे देख लो, या फिर उसको मतलब दूसरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, एक तरीका ये हो गया। या फिर अगर कोई आपका दोस्त है या कोई मतलब यहाँ पे जैसे ऑफलाइन में तो चलो बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अगर आप जानते हो किसी को तो आप उससे भी नोट्स का एक वो मंगा सकते हो कि यार क्लास के नोट्स का आपने अगर सही राइटिंग में लिखा है तो मुझे दे दो, उसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो या उस पीडीएफ को सेव कर लो। लिखने का टाइम रिड्यूस कर सकते हो, अभी के टाइम पे आप लिखने का टाइम रिड्यूस कर सकते हो, उससे आपका लेक्चर्स थोड़े फास्ट होंगे। अगर आप एक दिन में 4 लेक्चर्स देख रहे हो तो वहां 6 हो जाएंगे। रीजन कि आपका लिखने का टाइम, वीडियो पॉज कर करके लिखने का टाइम आपका कम हो जाएगा। पक्का ऑब्वियस है भाई, अब टाइम कम है तो जितनी हो सकती है अपने बेस्ट मेहनत करनी है। तो सब लोगों से 1-2 रिक्वेस्ट है यही, एक तो बैकलॉग नहीं होना है, दूसरा अगर बैकलॉग हो गया तो उसको रिमूव करो, जल्दी से जल्दी खत्म करो, एक टारगेट सेट कर लो। कोई सोचेगा ना कि मैं करूंगा करूंगा, नहीं होगा सर। अब जैसे एग्जाम का डेट फिक्स हो गया ना, तो हमारे अंदर आपके अंदर ये चेंजेस आ चुके हैं, अब दिख रहा है कि यार वो डेट पे खत्म करना पड़ेगा, उस दिन एग्जाम देना पड़ेगा। वैसे ही बैकलॉग को फिनिश करने का एक डेट फिक्स कर लो। देखो, 2-3 चीजें बता दी मैंने, बोला प्रिंट आउट ले लो, लिखने का टाइम कम कर लो, वीडियोस फास्ट कवर करो। दूसरा, आप ना डेट फिक्स कर लो कि यार 14 लेक्चर, 15 लेक्चर, 20 लेक्चर जो भी बैकलॉग में, उनको इतने दिन में तो खत्म कर ही दूंगा, ये मेरा प्लान होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो 80% तो हो जाएगा। टारगेट तो बनाओ, खुद को पनिश तो करो कि यार इतने दिन में नहीं हुआ ना यार, तो फिर लग नहीं रहा यार मैं कर पाऊंगा। और मैं खुद से हारना नहीं चाहता, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन खुद से हारना नहीं चाहता मैं। ठीक है, जंग में हार जाऊं वाला कहानी, लेकिन कम से कम मुझे खुद को अफसोस तो ना रहे कि यार मैंने खुद ही हार मान ली थी। मैं वो खुद से हार नहीं मानना चाहता, ये खुद से सोच लो और एक टारगेट बनाओ, ट्राई करो। क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेज देख रहा था, उसमें बार बार यही था कि सर बैकलॉग हो गया है, रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा,
प्रैक्टिस कैसे करें। रिवीजन का भैया शेड्यूल फिक्स करो, दिन में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा निकालो, जहां पे कोई एक चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, एक चैप्टर रिवाइज किया जाए। दिन में एक चैप्टर का शेड्यूल बना लो। सर मैं सही लिख के दे रहा हूं आपको, धीरे धीरे आपके पास ना एक एक दो दो हफ्ते के अंदर आपको अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे। एक दिन में ना, बोलते ना कि एक दिन में पत्थर पे निशान नहीं पड़ते, बोलते एक दिन में पत्थर पे निशान नहीं पड़ते, लेकिन 1000वें दिन अगर वही रस्सी एक सिंपल कॉटन का चीज ना उस पर निशान मार्क कर देगी। एक दिन में नहीं पड़ेंगे, ये सबको पता है, लेकिन अगर आप लगातार उसके ऊपर रस्सी से कर रहे होगे तो उस पर मार्क बन जाता है। यही सेम चीज है, पत्थर पे निशान बन जाते हैं। आप तो सर ह्यूमन हो, हम सब लोग माइंड में, तो आप बार बार रिवीजन करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो होगी, सफलता आएगी अपने हाथ। ये सोचो ही मत, ये ऊपर नीचे कुछ भी मत सोचो। बहुत सारे लोग, मतलब आई एम सो प्राउड कि 12th के साथ कर रहे हैं यार, बहुत रेयर होता है। मैं मतलब ठीक है, मैं क्रैश कोर्स में बहुत सारे, हम लोग हर एक साल देखते हैं बच्चे आते, फिर वो बीच में डल पड़ते, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो जानते हो जो डे 1 से लेके आज तक लगे हुए हैं। हर एक मतलब 2 से 3-4 दिन बाद मैसेज आता रहता है कि सर हम 12th के साथ कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान है वो, फिर भी बोल रहे हैं नहीं सर करेंगे। मैं भी उनको ये बोलता हूँ कि 15 से 21 डेज बिफोर बोर्ड्स, आप 21 डेज का मतलब पहले सिर्फ 12th का वीडियोस देखो, 12th के टॉपिक्स करो। अगर आपको लगता है कि मेरा बोर्ड्स बहुत ज्यादा है और मेरे लिए तैयारी नहीं हुई, सिर्फ 21 डेज पहले आप बोर्ड्स देखो, उसके बाद आप फिर से 11th वाला पोर्शन आप बोर्ड्स के बाद देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आपका एग्जाम मार्च में या फरवरी के एंड तक जा रहा है, फरवरी के एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख लो कहाँ तक 21 डेज एक मतलब नॉर्मल एग्जाम को, या जो बच्चा नीट करने वाला है उसके माइंड की कैपेसिटी के हिसाब से 21 डेज इज मोर नहीं मतलब सफिशियंट है, आप उसके अंदर तैयारी पूरी कर सकते हो बोर्ड्स की, क्योंकि आना वही है, बस डेफिनेशन ज़्यादा लिखना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैं चाह रहा हूँ, सोचो उन बच्चों का, उन जज्बों का सोचो। अगर आप रिपीट में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सोचो कि आपके छोटे भाई बहन कैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। आपके ऊपर सर बोल सकते हैं ना, जो 12th में है उनके ऊपर तो अभी एक फेलियर का स्टैंप नहीं लगा है। आप एक बार अगर फेल हो चुके हैं तो आपके ऊपर ये दोबारा स्टैंप मुझे पसंद नहीं, और तुम्हें खुद को पसंद हो तो फिर तो अलग बात है। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी स्टूडेंट को जो इस टाइम ये वीडियो देख रहा है, हम जैसे लोगों को अगर लगातार दिन में 10 घंटे 8 घंटे हमें देख रहा है, टीचर्स को देख रहा है, तो उसको ये पसंद तो नहीं होगा। तो पक्का अपने आप से एक प्रॉमिस करो, ठीक है ना। अभी आज मेरा 6 चैप्टर फिनिश हो रहा है, आज हाफ सिलेबस फिनिश हो रहा है, मैं अगली क्लास से थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने वाला हूँ, लेकिन मैं सबको अपने आप से वचन लूँ कि सर अगले 6 चैप्टर्स थर्मोडायनेमिक्स थे और अगला 6 चैप्टर, इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं, थर्मोडायनेमिक्स से लेके हम आगे जाएंगे। जिन लोगों का ये बैकलॉग हो गया है, आज इस वीडियो को देखने के बाद जो चैप्टर छूटा है उसको धीरे धीरे आप पीछे से करते चलिए। थर्मोडायनेमिक्स से कल से मतलब अगली शुरुआत जो होगी, अच्छी शुरुआत करनी है, ट्राई करना है कि सर बेस्ट मोमेंट लेके आए, ट्राई करना है कि सर सोचो ना हमारे पास मतलब एज अ टीचर मैं बहुत कम लोगों से, मतलब यहाँ चलो ऑफलाइन में मिल गए, ऑनलाइन में तो हम मिल भी नहीं पाते, लेकिन जैसे कुछ सोशल मीडिया है या कहीं कहीं से उनको कुछ मिल जाता है, कनेक्ट करते, सुन के बहुत अच्छा लगता है कि यार इस बच्चे की ये स्टोरी है, और सोचो ये अब मेहनत कर रहा है, इतनी ज्यादा चेंजेस इसके अंदर आ रहे हैं, इसका 11 डूब गया था, 12 डूब गया था, और आज के टाइम पे इतना ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। इसी क्रैश कोर्स के अंदर 1 महीने के अंदर का रिपोर्ट बता देता हूँ, 1 महीने के अंदर कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो मैसेज आए हैं, उससे ज्यादा ही होंगे, मैसेज नहीं आ पाए या ठीक है वो इंस्टाग्राम ये सब चीजें नहीं ओपन कर आए होंगे, वो अलग कहानी है, लेकिन कम से कम 100 बच्चों के मैसेज मेरे पास पड़े कि सर 1 महीने के अंदर हमें अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो ना, तो थोड़ी सी अपनी तैयारी अच्छी करो, थोड़ा सा मेहनत और बढ़ाओ, क्योंकि सर सिलेक्शन होगा। बोलते हैं ना अलग सर का डायलॉग कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। इस मोमेंट से, इस क्रैश कोर्स में डे 1 जाके अगर किसी को लगता हो ना, डे 1 का वीडियो देखना मेरा, मैंने उस दिन भी बोला था कि इस बैच से ही सिलेक्शन होगा। आप ये मत सोचना क्रैश कोर्स से सिलेक्ट, 1-2 बच्चों का डाउट भी था, मुझे याद है कुछ रिप्लाई में बोल भी रहा था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं सर इस बैच से, 4 महीने में कैसे सिलेक्शन होगा, 2 साल से नहीं हो रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, हमें अब दौड़ना है, अभी दौड़ना है, तेज दौड़ना है, और हम कर भी रहे हैं यार। तुमसे ज्यादा स्मार्ट बच्चे मैंने नहीं देखे आज तक। सॉलिड स्टेट सर लेक्चर 3 लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स में करने वाले बच्चे कहां हैं यार आज के टाइम पे। तुम अगर कर चुके हो, तुम्हें अगर समझ में आ रहा है, तुम्हें बस 80% 70% समझ में आ रहा है, तुम सर मैं सही बताऊं, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि सर आज का लेक्चर अच्छा लेक्चर है, और उसमें मैंने देखा भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा हेवी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा, लेकिन बच्चों ने किया। अच्छी बात पता है क्या है, बच्चों ने किया कि हाँ सर ठीक है हम कर रहे, वो चीज अच्छी है, वो जज्बा अच्छा है। आप सर सुकून में बैठने के लिए डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के बाद बैठेंगे ना। एक बार कॉलेज पहुंच गए, 7 मई के बाद सुकून ही सुकून है, अगर सिलेक्शन हो गया तो।
तो सर बेटर है उसके ऊपर बात करते। अभी सुकून गंवाते हैं, क्योंकि सुकून अगर बोलते हैं ना कि हीरा हीरा तभी बनता है जब वो बार बार हाईली प्रेशर में रहता है, अदरवाइज ग्रेफाइट ही रहेगा। फिर बेटर है इस प्रेशर को झेलो, करो, टीचर्स की बात मानो, रिजल्ट आएगा, अपने ही अंदर से रिजल्ट निकल के आएगा। और मैं प्राउडली बताता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, सेलिब्रेशन डे के दिन मैं इस बैच से निकाल के दूंगा, इस बैच के बच्चे मिल जाएंगे आपको सेलिब्रेशन में। वो आप बनना चाहते हो या नहीं, ये आप डिसाइड करो। आज ये चैप्टर फिनिश होगा, 6 चैप्टर्स खत्म होंगे सर। 7वां चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में मैं फिर से कल बोलूंगा, और कल से फिर से मैं यही बोलने वाला हूं कि अगर अपने आप से अब झूठ बोलना शुरू करोगे भैया खुद को माफ नहीं कर पाओगे। भगवान तो छोड़ दो, खुदा तो छोड़ दो, खुद को माफ नहीं करो, पेरेंट्स को छोड़ दो, तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। तुम ये जरूर बोलोगे अगले साल, तुम ये बोलोगे कि अरे यार मैंने उस टाइम बात माननी होती है ना सर की, तो शायद हम लोग आगे जा चुके होते। मैं सच बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इसी साइड के आएंगे, आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं। चलो बहुत हो गया टाइम पास, ठीक है ना, सॉरी, पर एक्चुअली थोड़ा सा था, आज बहुत सारे मैसेज रिप्लाई किए थे ना, तो मेरे दिमाग में था कि आज बच्चों से बात करनी है, ठीक है। चलो सॉरी किसी का टाइम चला गया हो या किसी को बुरा लगा हो तो मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं है, बड़ा भाई हूँ, बड़ा टीचर हूँ, तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ, तो बस तुमसे रिक्वेस्ट था, एक सजेशन था, रिक्वेस्ट मानो सजेशन मानो, बोल सकते बड़ा भाई हूँ तो धमकी भी दे सकता हूँ कि हाँ भाई ये करना ही करना पड़ेगा, तो पढ़ाई शुरू करो। ओके, लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, तो उसको फटाफट रिवाइज करते और जल्दी से जल्दी रिवाइज करके बताओ। मैंने पहले कराया था लास्ट क्लास में एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स में भैया एक बात बताओ, जितना रिवीजन कर सकते हो जितना फास्ट। अरे मैं क्या लिख रहा हूं एससीसी, ये क्या लिख रहा हूं बीसीसी, ये क्या लिख रहा हूं एफसीसी, अरे सर ये सीसी क्या है, अरे ये डॉक्टर्स की लैंग्वेज अब शुरू हो चुकी है हमारी जिंदगी में, सर ये जेड इफेक्टिव, अब हमें समझ में आता है इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा, इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा, इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा। अब हमें समझ में आता है कि सर ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये हमें पता है। जो मेरे शेर है ना सब के सब अब जानते हैं कि सर क्या लिख रहे हैं, और उनको अब आइडिया भी आ रहा है कि यस सर एग्जाम हॉल में हम लेके जाएंगे, हम एग्जाम हॉल में ये चार्ट लेके जाएंगे। लेके जाना मतलब चीटिंग नहीं करना है भाई, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, बस हाँ एग्जाम हॉल में ये लेके जाना है। 52.4%, ये कितना हो गया अपने पास 68%, और ये कितना हो जाएगा 74%। सर अगर मैं बात करूं वॉइड्स का परसेंटेज, तो वॉइड्स का परसेंटेज इसका जस्ट अपोजिट 46.6%, 32%, और ये कितना था 26%। सर अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ लोगों का डाउट था कि सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट को क्यों नहीं काउंट करते। भाई तुम्हारा पड़ोसी बस चाहिए, हमें जस्ट बगल वाला, ये बगल वाला रूम चाहिए, इसके इस साइड वाला रूम चाहिए, इतना ही मतलब है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 8, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। तो ये चार्ट अब हमारे दिमाग में रेडी है क्या? सब लोगों के दिमाग में ये चार्ट रेडी है पक्का? तो सर ये चीजें कर लो। फिर किसी ने बोला सर आपने एक दो चीजें और बताई थी, सर 1D के अंदर पैकिंग बताई थी, 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है 2। सर 2D के अंदर पैकिंग बताई थी, उसमें 2 टाइप की पैकिंग थी, AA टाइप थी और AA टाइप थी, और एक क्या था AB टाइप थी। सर 2D के अंदर 2 टाइप की पैकिंग, इसको बोलते थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको बोलते थे हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये मेरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता था, और ये मेरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता था, एक मेरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता था। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था 6 होता था। सर 3D में बात करूं तो 3D में मेरे पास 2 टाइप की पैकिंग यहां भी आई थी, AB टाइप पैकिंग, AB टाइप पैकिंग, और ये 3D में HCP कहलाती थी। ये ABC टाइप पैकिंग, ABC टाइप पैकिंग, इसी को हम लोग क्या बोल देते थे CCP बोल देते थे, या फिर FCC बोल देते थे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सर 12 होता था, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता था। इसका जेड इफेक्टिव के बारे में बात करूं तो इसका 6 होता था, इसका 4 होता था। इसमें R और A के बीच में रिलेशन निकालूं तो A इज इक्वल्स टू 2R था, यहाँ √2A इज इक्वल्स टू 4R था। सर इसमें पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें सेम आएगा 74%, और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूंगा तो सेम आएगा 74%। सर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कितना था 3√2A³ वॉल्यूम अपने पास, और यहाँ क्या था A³ था। सर ऐसी चीजें निकाली थी हम लोगों ने,
पक्का 1D 2D 3D ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर क्या पढ़ लिया था कि सर क्लोज पैकिंग के बाद बात करनी शुरू करी थी हम लोगों ने, तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, याद करो फटाफट अपने नोट्स देखो बताओ लास्ट क्लास में क्लोज पैकिंग करने के बाद डेंसिटी पे आ गए थे। डेंसिटी देखा तो डेंसिटी इज कुछ नहीं, डेंसिटी क्या था सर जेड इफेक्टिव m अपॉन a क्यूब इनटू क्या आ गया था Na। सर फॉर्मूला ये है डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला ये है, या तो जेड इफेक्टिव दिया होगा मोलर मास नहीं दिया होगा, अगर जेड इफेक्टिव मोलर मास दिया है तो डेंसिटी निकाल लो, यही काम करना था। फिर किसने बोला कि सर एक काम और कर सकते थे, सर हमने ना कल लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी रेडियस रेशियो रूल्स, जो इंपॉर्टेंट था अपने लिए। रेडियस रेशियो रूल क्या होता है? रेडियस रेशियो रूल क्या होता है? तो कुछ नहीं भैया, कटायन अपॉन एनायन का, मतलब बिगर अपॉन स्मॉलर का, इसको स्मॉल आर कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते। कटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, साइज बड़ा हो जाता है एनायन का, और कटायन का साइज क्या होता है? छोटा। तो रेडियस रेशियो रूल क्या था कि सर अगर आप चाहते हो कि सर आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने लोग, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहे, आपका कॉन्फ़िगरेशन या ज्योमेट्री क्या रहे, देखना ध्यान से। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहना चाहते हो तो लीनियर रखो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास कटायन के बदले अनायन जो हो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाए, ट्रायंगुलर हो जाए, तो उसके केस में उसका जो साइज का रेशियो है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 0.155 से लेके 0.225 के। मेरे साथ साथ रिवाइज करो, ट्राई करो, आज सारा का सारा रिवाइज कराऊंगा। तेरे साथ मैं खड़ा हूं भाई, मैं पहले बता रहा हूं, मैं अपने छोटे भाई बहनों सबसे बोल रहा हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं, साथ साथ रिवीजन भी करवा रहा हूं, ताकि कोई ये ना बोले कि सर क्लास को सिर्फ पढ़ा के चले गए, यकीन वालों को रिवीजन कराते हमारा नहीं करवाया, सब कुछ साथ में करवा रहा हूं। टाइम की कमी है मुझे ही पता है, लेकिन सब कुछ साथ में करेंगे और ट्राई करेंगे सर डेडलाइन के दिन अपना सिलेबस खत्म करें और साथ साथ सब कुछ अपने साथ साथ चैप्टर्स भी फिनिश हो। ट्राई करो सब कुछ। अगर याद नहीं आ रहा वीडियो पॉज करो, फटाफट कॉपी खोलो, रट के आओ, याद करके देख लो कि हाँ यार ये चीजें हैं, मेरे साथ साथ रिवाइज करो। देखो इसमें, और इतना ही फास्ट सोचो क्योंकि एग्जाम हॉल में सोचने का टाइम कम मिलेगा भाई साहब। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो एग्जाम हॉल में डराने के ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, और सर वो हमें पसंद नहीं। हम चाहते हैं हमारे यहाँ के जितने पीडब्ल्यू के शेर है ना, सब के सब जाके एग्जाम हॉल में मचा दें, लोगों को डर लग जाए। मुझे किसी बच्चे ने भी भेजा था कि सर अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पता चला सब के सब बच्चे निकले पड़े हैं, सारे के सारे पीडब्ल्यू की। यही चाहिए, वही हालत होनी चाहिए। कॉलेज में पहुंचो, कॉलेज में सारा का सारा अलग सर बोलते हैं ना, वही वाला कि 5 में से 4 अपने होने चाहिए, एक अगले साल, उसके बाद 5 में 5 कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये देखो अपने पास इसका क्या रेशियो था, तो 0.732 था। सर इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ये क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सर 0.732 से, अगर 732 से r प्लस अपॉन r माइनस की बात करेंगे, अगर 1 से कम रहता है तो 8 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? BCC। सर अगर मैं r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू इक्वल टू 1 हो गया तो सर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और ये क्या हो जाएगा? FCC। सर ये हमने पढ़ा था रेडियस रेशियो रूल। सर सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आज के टाइम पे अब कम हो चुका है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए और करना भी चाहिए। याद करो, हमने कल पढ़ा है आयनिक सॉलिड्स के बारे में। आयनिक सॉलिड्स में सर पहला टाइप AB टाइप के सॉल्ट जो पढ़े हैं, AB टाइप के सॉल्ट पढ़े हैं, उसमें 3 टाइप के पढ़े हैं, NaCl, या इसको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट में देखो अब ध्यान से, सर इसके अंदर क्या होता है? Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। Cl माइनस FCC में ये कहाँ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। सर इसके बारे में बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सर जेड इफेक्टिव के बारे में बात करूंगा, FCC में 4 है तो इसके भी 4 हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करोगे तो इसका 6 होता है, इसका 6 होता है। सर एक मॉलिक्यूल में 4 NaCl प्रेजेंट होते हैं, 4 NaCl इन 1 यूनिट सेल, 4 NaCl 1 यूनिट सेल। सर यहाँ पे रेडियस का रेशियो देखोगे, रेडियस का रिलेशन, तो RNa प्लस RCl माइनस, सर ये सब मिला के 2 टाइम्स दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही होगा एज लेंथ के लॉन्ग। सर सेकंड में देखोगे तो CsCl टाइप आएगा। CsCl टाइप में क्या होता है? ध्यान से देखना, Cl माइनस कहाँ चला जाएगा? सिंपल क्यूबिक में। सीजियम प्लस कहाँ चला जाएगा? बॉडी सेंटर में। सीजियम प्लस कहाँ चला जाएगा? बॉडी सेंटर में। सर इसका जेड इफेक्टिव, इसका भी 1, इसका भी 1। सर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाता है? 8, इसका भी 8। सर ये वाला एक सीजियम क्लोराइड इन 1 यूनिट सेल, एक 1 यूनिट सेल में मिलेगा। सर यहाँ पे रिलेशन देखेंगे
यहां पे रिलेशन देखोगे तो सर यहां पे क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर 2 टाइम्स कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, √3 हो जाएगा। किसके इक्वल होगा, √3 ही होगा। फिर किसने बोला सर जिंक सल्फाइड टाइप ले लेते हैं। जिंक सल्फाइड में ये ध्यान से देखना, जिंक सल्फाइड में क्या था, सल्फर -2 कहाँ चला जाएगा, FCC में, और जिंक +2 को कहाँ रख देंगे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। सर ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में यहाँ देखना जेड इफेक्टिव, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ हो जाएगा 4, ये कहाँ हो जाएगा 4। सर 4 जिंक सल्फाइड प्रेजेंट है इन 1 यूनिट सेल। सर इसको हम लोग डायमंड टाइप स्ट्रक्चर ही बोल देते हैं। डायमंड में भी यही होता है, बस यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन कार्बन हो जाएगा, तो वहां पे भी कार्बन कार्बन हो जाएगा जिंक सल्फाइड के अंदर बात करें तो। सर यहाँ पे भी रेडियस का रिलेशन लिखोगे तो रेडियस जिंक +2 और रेडियस ऑफ सल्फाइड -2, सर ये कितना हो जाएगा, अगर बात करता हो तो ये कितना हो रहा होगा, इसका मैं अगर ये देखूंगा तो दैट विल बी √3a/4 हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। तो बस यही करना है, अपने पास करते रहो। सीजियम क्लोराइड है उसमें, हाँ सीजियम क्लोराइड है, ये सब है, तो अपने हिसाब से करते रहो, हो जाएगा सर ये टेट्राहेड्रल वॉइड में। फिर किसने बोला सर एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, वॉइड्स तो आपने बताया ही नहीं, बता दूंगा लेकिन अभी सुनो कहानी। AB2 टाइप, AB2 टाइप में क्या होगा, CaF2 था। CaF2 में क्या था, साथ साथ याद करो, यही का एक्सेप्शन था फ्लोराइड वाले में कि कैल्शियम फ्लोराइड कहाँ जाएगा, FCC में, और ये कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो सर ये क्या हो जाएगा, इसका जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 4, इसका कितना होगा 8। कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट इसका अपोजिट, इसका कितना हो जाता है 8, इसका कितना हो जाता है 4, इसका कितना हो जाता है 4। मतलब इसके अंदर देखोगे तो 4 कैल्शियम फ्लोराइड होंगे एक यूनिट सेल में। एक यूनिट सेल में कितने कैल्शियम फ्लोराइड होंगे, 4 होंगे। सर इसका अपोजिट देखोगे A2B टाइप, इसको फ्लोराइड बोलते थे, तो इसको हम लोग NF2O को एंटी फ्लोराइड बोलते थे। यहां पे ऑक्सीजन -2 कहां जाएगा, FCC में। Na+ कहां जाएगा अपने पास, Na+ कहां जाएगा, तो सर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव 4 और ये क्या हो जाएगा 8। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो जस्ट अपोजिट 8, ये क्या हो गया 4। ये भी सर 4 Na2O होगा एक यूनिट सेल में, इन 1 यूनिट सेल। इन लोगों का भी रिलेशन निकाल के देखेंगे तो इन लोगों का रिलेशन जो आता है वो ऐसा आ रहा होगा, देखना ध्यान से। सर ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैल्शियम +2 प्लस रेडियस ऑफ फ्लोराइड माइनस, ये सर सब कुछ क्या आ जाएगा √3a/4 पे। और अपने पास जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा उसके साथ यही रिलेशन आना है। रेडियस ऑफ जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होगा उसके साथ यही रिलेशन आएगा, रेडियस ऑफ Na+ रेडियस ऑफ O-2 दैट इज इक्वल्स टू नथिंग √3a/4। सर यहाँ पे ये सब कुछ आयनिक सॉलिड किया था। अब मैं वॉइड्स गलती से छूट गया तो मैं वॉइड्स को भी यहाँ बता देता हूँ। वॉइड्स क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेस। दो टाइप के वॉइड हमने पढ़े, एक टेट्राहेड्रल वॉइड था, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। एक टेट्राहेड्रल वॉइड था, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर सर आप n एटम्स अरेंज करते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते थे याद करो अपने पास। टेट्राहेड्रल वॉइड्स सर इसके ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या बनते थे कि सर इनके नीचे और इसके ऊपर, अगर मैं ऐसे बना दूं 6 लोगों के ऊपर बनते थे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, ये 4 लोगों के बीच में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 6 था। अगर n एटम्स अरेंज करते हो, अगर n एटम्स अरेंज करते हो तो सर 2n क्या बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और n क्या बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सर इसके ऊपर फॉर्मूला निकालना सीखा था, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। n एटम्स को 2n और n से हमने स्टार्ट किया था, पक्का। सर FCC के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन बताओ तो सर सारे H सेंटर्स पे होंगे, H सेंटर प्लस 1 बॉडी सेंटर पे भी होगा, एक बॉडी सेंटर पे होगा। सर FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा जाए तो सर क्या होंगे 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल। हर एक बॉडी डायगोनल पे हम कितना लेंगे 2 लेंगे। कल का पिक्चर PDF में देख लो, कल का PDF हमने शेयर किया है, उसमें देखो, उसमें पिक्चर्स बना के एग्जैक्टली दिखाई गई है। आपको 3D पिक्चर्स नहीं बनानी है क्योंकि एग्जाम हॉल में आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। एग्जाम हॉल में ऑप्शन देखो टिक करो, ऑप्शन देखो टिक करो। सर जितने एटम्स अरेंज करोगे उसके डबल क्या होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, पक्का।
कल यही सब किया है शायद हम लोगों ने, कल यही सब आयनिक सॉलिड्स किया है और कल ही सारा न्यूमेरिकल पोर्शन फिनिश किया है। तो आज क्या करने वाले हैं, तो आज इस चैप्टर का सत्संग करने वाले हैं, लास्ट वाला पोर्शन करेंगे, आज थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे। आज सर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं, थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको देखेंगे, उनसे सीखेंगे और कहानी को फिनिश करेंगे। पक्का शुरू करें अपने पास। अब यहाँ तक रिवीजन हो गया, काफी कुछ रिवीजन हो गया है। आई थिंक हमारे 24-25 मिनट्स हो गए तो रिवीजन करने के लिए, तो देख लो अपने पास। तो चलो भाई अब देखो, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज वाला। और आज का टॉपिक, पहला टॉपिक क्या बात करने वाले, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। लास्ट वाला रेडियस रेशियो रूल्स और आयनिक सॉलिड्स एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन हाँ हमारे एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। अब मुझे किसने बोला सर डिफेक्ट्स इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर आपने सॉलिड इतने ध्यान से पढ़ाया, लेकिन यार सॉलिड्स के अंदर जब पैकिंग हो रही होती है हो सकता है कुछ डिफेक्ट्स आ जाए। अब कुछ डिफेक्ट्स, कैसे कैसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो मेरे पास जो डिफेक्ट्स आएंगे सॉलिड्स के वो दो टाइप के होंगे। एक को बोलते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट, एक को बोलते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट, और एक को बोलते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट। एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। ध्यान से देखना अपने पास, लाइन डिफेक्ट, एक क्या हो गया, पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि सर पूरी की पूरी डिफेक्टिव लाइंस आ जाएगी, मतलब पूरा का पूरा एक होल लाइन होगा, होल लाइन या होल अपने पास बोल सकते हैं सरफेस ऑफ सॉलिड इज, सरफेस ऑफ सॉलिड इज डिफेक्टेड। एक पूरा का पूरा सॉलिड का एक सरफेस ही डिफेक्टेड होगा, तो ये वाला होगा। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं होता, हम लोग लाइन डिफेक्ट को सिलेबस में नहीं कंसीडर करते। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं आता है, हमारे सिलेबस में आता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि सर यहाँ पे क्या होगा, व्हेन एन एटम या फिर एक लैटिस इज डिफेक्टेड, या तो वो डिफेक्टेड होगा, कुछ ना कुछ एक लाइन एक पॉइंट डिफेक्ट होगा। उसका मतलब एक एटम हो या एक लैटिस क्या हो रहा हो, एक लैटिस पॉइंट क्या हो रहा हो, एक लैटिस पॉइंट क्या हो रहा हो, डिफेक्टेड हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। एक एटम हो रहा है, लैटिस पॉइंट कुछ आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, इसके केस में जब एक लैटिस या लैटिस पॉइंट डिफेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। तो लैटिस में लाइन डिफेक्ट अपना बेचारा साइड में हो जाता है, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट हमारी जिंदगी में आते हैं तीन टाइप के। पॉइंट डिफेक्ट आते हैं हमारी जिंदगी में तीन टाइप के, थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास। पॉइंट डिफेक्ट आते हैं कौन कौन से, पहला आता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट अगर मैं इसको बोलूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर क्या आ जाता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट, एक हो जाता है इंप्योरिटी डिफेक्ट, और इंप्योरिटी डिफेक्ट के बाद कौन आ जाता है, दैट इज नोन एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कि सर एक स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, दूसरा क्या हो जाएगा, इंप्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा क्या हो जाएगा, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। सर ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये सब नाम ऐसे क्यों ले रहे हो, देखो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल देते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्मोडायनेमिक, या फिर इसका नाम और भी रख सकते हैं, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक डिफेक्ट ये ऐसा क्यों कहलाता है, बिकॉज इसके अंदर डिफेक्ट्स तो होते हैं, बट ये डिफेक्ट जो है ना वो अपने पास फॉर्मूला चेंज नहीं करता, डू नॉट चेंजेस या अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला या वी कैन से स्टोइशियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। ये इसमें क्या होगा, स्टोइशियोमेट्री ऑफ कंपाउंड चेंज नहीं होगा। मतलब अगर पहले भी NaCl फॉर्मूला था, बाद में भी आफ्टर डिफेक्ट भी क्या रहने वाला है, NaCl रहने वाला है। अगर मैं बोलूं कि सर पहले भी कैल्शियम फ्लोराइड था तो बाद में भी कैल्शियम फ्लोराइड ही रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर पहले आयरन ऑक्साइड था तो बाद में भी आयरन ऑक्साइड का ही फॉर्मूला रहेगा, इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन इंप्योरिटी डिफेक्ट और इसमें देखो ध्यान से, इंप्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, अब स्टोइशियोमेट्रिक का अपोजिट पहले पढ़ लेते हैं। यहां क्या होगा, चेंजेस द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, चेंजेस द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये क्या करने वाला है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड चेंज करने वाला है, कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड चेंज कर देगा, स्टोइशियोमेट्री चेंज कर देगा। इसलिए उसको क्या नाम रख दिया, जो स्टोइशियोमेट्री को चेंज कर देता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो जो रेशियो को चेंज कर देगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। जो रेशियो को मेंटेन रखता है 1:1 उसको क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक। इंप्योरिटी क्या है कि सर कोई फॉरेन एलिमेंट आके, व्हेन अ फॉरेन एलिमेंट या फॉरेन सब्सटेंस, एक फॉरेन सब्सटेंस ऐड हो जाए, व्हेन अ फॉरेन सब्सटेंस इज एडेड टू, व्हेन अ फॉरेन सब्सटेंस इज एडेड टू, एक फॉरेन सब्सटेंस को ऐड कर दे क्रिस्टल में, तो उस टाइम पे जो डिफेक्ट होता है
जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है और NaCl के क्रिस्टल में गलती से मैंने क्या डाल दिया, AlCl3 डाल दिया, तो ये जो ऐड कर रहे हैं AlCl3 ऐड कर दिया, ये फॉरेन सब्सटेंस, एल्यूमिनियम क्या है, फॉरेन है। फॉरेन मतलब बाहर का बंदा है। Na और एल्यूमिनियम में फर्क है ना भाई, तो Na प्लस और एल्यूमिनियम +3 में फर्क है, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंप्योरिटी। सर जहां फॉर्मूला चेंज हो जाए, जैसे देखोगे यहाँ आयरन का फॉर्मूला ना ये हो जाएगा 0.96 1.00, ऐसे फॉर्मूले हो जाएंगे। जो स्टोइचियोमेट्रिक को चेंज कर देता है उसको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, जो स्टोइचियोमेट्रिक को मेंटेन करता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तीन टाइप के मेजर डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट में 3 मेजर। अब हम बात करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। अगर हम बात करें स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी अपने पास, अगर मैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूंगा तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मैं पहले ये पिक्चर बना देता हूं, फिर हम लोग एक एक करके डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी अपने पास मेजर क्लासिफिकेशन देखोगे तो एक क्लासिफिकेशन आती है वैकेंसी डिफेक्ट की, एक बोलते हैं हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरी आती है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर इसके बाद इनके स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, तो सर कुछ नहीं, ये डिफेक्ट क्या है, तो सर इस डिफेक्ट में क्या होता है, एन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम या फिर आयन या फिर एक लैटिस पॉइंट क्या होगा आपका, मिसिंग होगा। एक लैटिस पॉइंट क्या होगा, मिसिंग होगा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट, इज मिसिंग, एक लैटिस पॉइंट मिसिंग है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट, अपने ओरिजिनल फॉर्म से, ओरिजिनल साइट, अगर ओरिजिनल जगह से अपने को मिसिंग है तो सर इसी को क्या बोल देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोल देंगे। इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, वैकेंसी डिफेक्ट बोल देंगे। सर अगर सर ऐसा होता है तो उससे क्या होने वाला है, उससे हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, सर डिक्रीज कर जाएगी। क्यों भाई साहब, क्योंकि सर डेंसिटी डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि सर आपका वॉल्यूम तो सेम रहा, वॉल्यूम सेम रहा, लेकिन हाँ आपका एक पार्टिकल चला गया। मान लो ये रूम का वॉल्यूम फिक्स है, एक बंदा यहां से चला जाए, एक बंदा यहां से चला जाए, तो ऑब्वियस है ना, मास कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट होता कब है, ये कब होता है, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड या फिर टेम्परेचर इज रेज्ड या फिर हीट इज सप्लाइड, व्हेन हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाई कर दें या फिर टेम्परेचर रेज कर दें, या टेम्परेचर क्या करें, रेज कर दें, टेम्परेचर इज रेज। वैकेंसी डिफेक्ट कब हो सकता है, जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, रेज कर दिया जाए। तो सर ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर क्या क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब कोई आदमी चला गया तो उसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई, और उसके कारण क्या होगा, जैसे आपने देखा भी होगा ग्लास को मम्मी लोग जब खरीदते हैं, आप कभी खुद खरीदते होगे तो उसमें चेक कर लेते हैं कि यार कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वहां देखो गलती से एक पॉइंट रह जाएगा, गलती से एक जगह मतलब होता है ना गड्ढा होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट के जस्ट बगल में कौन आता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, ये बंदा पहला ऐसा डिफेक्ट होता है जहां आपका डेंसिटी इंक्रीज होता है। याद रखना यही एक डिफेक्ट है जहां डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि सर एन एक्स्ट्रा एटम या एक्स्ट्रा आयन, एक्स्ट्रा एटम या फिर आयन या फिर अपने पास लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट, एंड लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट इन द लैटिस, इज प्रेजेंट in a interstitial position, interstitial मतलब कि in between, in an interstitial position of lattice, मतलब बीच में कहीं प्रेजेंट है, बीच में कहीं, मतलब मान लो 3 लोग थे, 3 लोग मेरे पास पहले थे, उसमें से एक बंदा चला गया तो कौन सा डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। अगर 3 लोग थे इस रूम में, एक बंदा चला गया अपनी जगह चेयर छोड़ के, तो क्या जनरेट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। अब पता क्या होगा, 3 लोग तो थे ही पहले, लेकिन एक बंदा छोटा सा आके किसी गोद में बैठ जाए, बोले भाई मुझे बिठा लो, आपके गोद के आगे ऐसे बैठ जाता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। उसमें क्या हो रहा है, एक बंदा एक्स्ट्रा आके बैठ गया, कहां पे, आपके अंदर कहीं कोने में जगह खाली थी वहां आके बैठ गया, तो सर इसके चक्कर में डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसके चक्कर में डेंसिटी क्या हो जाएगी। याद रखना यही एक डिफेक्ट है जहां डेंसिटी इंक्रीज होती है, बाकी आपको कहीं भी डेंसिटी इंक्रीज होने का चांस नहीं मिलेगा। डेंसिटी या तो डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, डेंसिटी इंक्रीज होने का चांस सिर्फ एक ही डिफेक्ट में है, और वो कौन सा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट अभी डिस्कस करेंगे अगर दिमाग में चल रहा हो तो। लेकिन अगर स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो इन जनरल स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का होता है, वैकेंसी और क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल। वैकेंसी और क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल। फिर किसने बोला कि सर अब एक बात बताओ, सर अगर मैं बात करूं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट
इन आयनिक सॉलिड स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, अगर आयनिक सॉलिड्स में बात करूं स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट की, तो सर यहां पे दो टाइप के हो जाते हैं। ये देखना ध्यान से, आयनिक सॉलिड्स के अंदर इनका डिफेक्ट देखोगे तो दो टाइप का होगा। एक का नाम क्या रख देंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, एक का नाम क्या रख देंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, एक का नाम हम लोग क्या रख देंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरे का नाम हम लोग क्या रखने वाले हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और एक का नाम क्या रख देंगे हम लोग, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी और फ्रैंकल को ध्यान से देख लेते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। शॉर्टकी में क्या होता है कि सर ये यहां पे व्हेन इक्वल नंबर ऑफ, इसमें क्या हो रहा होता है, इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, कटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनायन क्या होंगे, मिसिंग होंगे। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, सर अगर इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायंस आर मिसिंग होंगे तो इन फ्रॉम एन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड से अगर इक्वल नंबर ऑफ कटायन एनायन मिसिंग हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर शॉर्टकी डिफेक्ट है। तुम बोलो सर तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट क्यों नहीं बोला, भैया सुनो, वैकेंसी डिफेक्ट में कोई कंडीशन नहीं थी, वैकेंसी डिफेक्ट में कोई कंडीशन नहीं थी कि इक्वल नंबर ही मिस होना है, वहां कुछ भी हो सकता था, कटायन ही मिस हो सकता है, एनायन ही मिस हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन में या बोल सकते हैं कि वी कैन से कि सर ये क्या है, स्पेशल केस ऑफ, ये क्या है, स्पेशल केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है, स्पेशल केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है कि सर ये स्पेशल केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहां वैकेंसी होने के लिए रीजन है, यहां वैकेंसी होने का रीजन बताया गया है कि सर इक्वल नंबर ही मिस होना चाहिए, इक्वल नंबर मिस होता है इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है, कोई चार्ज नहीं आता है सर आपके ऊपर, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। सर अपने पास कोई चार्ज नहीं आता, ना प्लस चार्ज आएगा ज्यादा ना माइनस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आप क्या कर सकते हो, यहां मेंटेन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या मेंटेन कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सकती है। यहां पे कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या होती है कि सर इनका कंडीशन कौन कौन सी है, तो ये ऑलमोस्ट सेम साइज होना चाहिए। शॉर्टकी डिफेक्ट तब दिखाएंगे जब ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज ऑफ कटायन और एनायन। सर ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ कटायन एंड एनायन, दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, इक्वल। और दूसरी कंडीशन कि सर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, आपस में अच्छा होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तभी शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाएगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तभी शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाया जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने के साथ साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने के साथ साथ यहां देखोगे तो सर यहां पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल्स में अपने पास कौन आ जाएगा, NaCl, KCl, AgBr, ये सब एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। बाकी आपको NCERT से भी देख सकते हो। ये सब एग्जाम्पल्स किसके होंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट के हो जाएंगे। ये सब एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट के हो जाएंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट के हो जाएंगे। ये देख लो अपने पास शॉर्टकी डिफेक्ट में अपने पास NaCl, KCl, ये सब शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल हो गए। फिर किसने बोला कि सर फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट का क्या हो रहा होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है यार, थोड़ा और अलग है। इसमें क्या होगा, इसलिए इतना बड़ा स्पेस छोड़ा इसमें। इसमें क्या होगा कि सर इसमें क्या होगा कि व्हेन अ स्मॉल आयन moves from its ओरिजिनल पोजीशन से मूव करके पता है कहां चला जाए, इट्स ओरिजिनल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइड, ये कहां चला जाए, ये थोड़ा सा अलग चलते। अच्छा एक बात बताओ, इसमें भी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी ना। एक पॉइंट और ऐड कर देना, इसमें भी डेंसिटी क्या होगी, सर लोग मिसिंग होंगे तो डेंसिटी क्या रहेगी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सर ये अपने पास इंटरस्टिशियल साइड, सर ये क्या है, एक बंदा उठ के ना, मतलब देखो पहले वाले में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ बंदे चले गए। मतलब मान लो अगर पहले मेरे रूम में 100 लोग थे तो एक बीजेपी, 50 लोग बीजेपी के थे, 50 लोग कांग्रेस के थे। तो अब क्या हो गया, इक्वल नंबर, मतलब एक बंदा बीजेपी का, एक बंदा उसका कांग्रेस का चला गया बाहर। तो मेरा क्या रहा, अभी भी पार्टी बैलेंस रही, बीजेपी वाले भी इक्वल है, ये वाले भी इक्वल है। इलेक्ट्रिकल मतलब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्या है मेरी, मेंटेन्ड है कि 49 लोग बैठे हुए। तो ये क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट। ये कब हो सकता है, दोनों आदमी कब साथ साथ जा सकते हैं कि भैया बीजेपी वाले भी जा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी जा रहे हैं, तब होगा जब उनका क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम टाइप का नेचर होगा, सेम पोजीशन पे होंगे, और दूसरा उनके बीच का कॉन्टैक्ट अच्छा होगा। मान लो दोनों ने मिलकर कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली
तो ये तभी हो सकता है ना जब उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, ज्यादा हो। बुरा मत मानना भाई, दोनों इक्वल चल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। हम ऐसा नहीं कि बुरा वाला हमारा बीजेपी वाला बोल रहा है सर तो यार कांग्रेस ही निकले, कांग्रेस वाला सर बीजेपी वाले निकले, हम दोनों को मेंटेन कर रहे हैं। ये क्या है, शॉर्टकट इफेक्ट। ठीक है, यही होता है टीचर का धर्म कि हाँ भाई दोनों साइड बैलेंस करते हैं। दूसरी बात, फ्रैंकल में क्या होता है, ये फ्रैंकल वाला बंदा बड़ा खतरनाक सा आदमी होता है। फ्रैंकल वाला बोलता है कि उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स से समझो तो दल बंधु आदमी होता है। दल बंधु कैसे होगा, पहले इलेक्शन लड़ते टाइम इस पार्टी में रहेगा, जैसे इलेक्शन जीतेगा दूसरी पार्टी में आ जाएगा। अब जहां से तुम लड़े थे वहां वैकेंसी क्रिएट हो गई और जहां आ गए वहां एक्स्ट्रा में आ गए, भाई तुम्हें तो पूछ नहीं रहे थे हम लोग। ये वही काम यहां कर रहा है। ये क्या करता है, ओरिजिनल साइड से उठता है, इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। मतलब अपने ओरिजिनल साइड से, कहां से सर, जो ओरिजिनल पोजीशन जहां बैठने के लिए बोला गया था कि भैया आपको यहां बैठना है, यहां नहीं बैठ रहे। होता है ना एक बच्चा बदमाश होता है, वो क्या करता है, अपनी बात नहीं मानता, वो क्या करेगा, उठ के उधर से उधर चला जाएगा, घर में ही घूम रहा है, इसी घर में घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या हो रहा होगा, ये देखना अपने पास। इसके कारण क्या होगा, इट क्रिएट्स ये देखो अपने पार्ट, इट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या करेगा, अपनी जगह पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करेगा। वैकेंसी डिफेक्ट एट ओरिजिनल साइट, एट वैकेंसी डिफेक्ट एट ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट न्यू साइट। अब यार न्यू साइट पे अपने पास ओरिजिनल साइट पे वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि इट इज इसको हम लोग बोल देते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट भी बोल देते हैं। मतलब ये बंदा बाहर भी नहीं जा रहा है, बस इधर से उधर क्या कर रहा है, घूम रहा है। होता है ना कि हाँ भाई, एक होता है कि घर पे पिटाई हुई बाहर चलेगा तो सटकी हो गए, सटक गए आदमी। लेकिन एक होते हैं कि नहीं भाई, इसी में घर में ही घूमने जा रहे हैं, कभी नीचे पिट रहे, कभी ऊपर पिट रहे, कहीं ना कहीं मतलब डिफेक्टिव ही पार्ट चल रहा है। ठीक है, वो वाली हालत है फ्रैंकल डिफेक्ट की। घर में होते हैं एक दो छोटे भाई बहन, या हो सकता है खुद भी हो कि हाँ भाई मम्मी ने डांटा, पापा पहुंच गए, पापा ने डांटा, उधर पहुंच गए, कहीं भी घूमे जा रहे। ठीक है, वो जा भी नहीं रहे, बस डिस्प्लेसमेंट कर रहे, इधर से इधर घूम रहे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट। फिर बात करें, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन ही रहेगी, कुछ होना है नहीं यहाँ पे। यहाँ डेंसिटी क्या रहेगी, याद रखना, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। ये डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सर इसके लिए कंडीशन की बात करूं तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, तो सर रेजिस्टेंस का अपोजिट, सर ऑब्वियस एक स्मॉल होना चाहिए और एक बिगर होना चाहिए, तो देयर इज ए साइज डिफरेंस, इनके बीच में होना चाहिए साइज डिफरेंस बिटवीन कटायन और एनायन। कटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए, तभी ये डिफरेंस दिखा भी सकते हैं, तभी तो आप घूम सकते हो। दूसरा, सर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और अगर सर एग्जांपल्स के बारे में बात करें, एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे इनके, तो इनका एग्जांपल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, AgCl, AgBr, AgI, ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग से पार्ट AgBr जो होता है वो दोनों साइड दिखाता है। AgBr इज नथिंग, ये दोनों साइड अपना डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दिखा रहा होगा, ये दोनों साइड का इफेक्ट दिखा रहा होता है। ये याद रखना अपने पास, दोनों की दोनों जगहों पे शॉर्टकी हो चाहे फ्रैंकल हो, दोनों के दोनों पोजीशंस पे। मैं बार बार हट इसलिए रहा हूं क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग नोट्स नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल चीजें आज, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो या PDF का भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ कि हाँ भाई जिसको फोटो लेना है या जो भी लेना है अपना साथ में ले सकते हो। इसकी कुछ फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, ये शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया, ये आयनिक सॉलिड्स में हो गया। याद रखना, ये पहली बता रहा हूं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स। यहां पे डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो 4 स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट थे, 4 स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो, चाहे शॉर्टकी हो चाहे फ्रैंकल हो, आप कुछ पॉइंट नोट करके लिख देते हैं, कुछ पॉइंट नोट करके लिख देते हैं। कोई भी टाइप का डिफेक्ट हो, चाहे शॉर्टकी हो चाहे फ्रैंकल हो, शॉर्टकी हो चाहे फ्रैंकल डिफेक्ट हो, ये दोनों के दोनों, ये देखना ध्यान से, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, डिक्रीजेस द, डिफेक्ट का मतलब डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड, स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस ऑफ सॉलिड। सर ये दोनों डिफेक्ट तो डिफेक्ट ही है ना भाई, डेंसिटी चेंज हो चाहे ना हो। सर ये क्या करते हैं, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन दोनों के दोनों टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो जाते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सपोनेंशियली क्या हो रहे होंगे, एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएंगे, अपने पास इंक्रीज करना शुरू करेंगे, इंक्रीज करना शुरू कर जाते हैं। तो शॉर्टकी हो चाहे फ्रैंकल हो, दोनों टाइप के डिफेक्ट क्या करेंगे, ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे। फिर किसने बोला कि सर एक काम करते हैं,
एक काम करते, अब बात करते स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट हो गया आपका। स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट कितने हो गए? 4, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल और क्या, शॉर्टकी और फ्रैंकल। फिर किसने बोला सर एक काम करो, आपने एक और टाइप का डिफेक्ट बताया था, दैट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, मैंने शायद पहले ही बताया, अभी फिर से बताता हूं। मान लो NaCl के मोल्स, इंप्योरिटी डिफेक्ट कब आता है? जब एक फॉरेन सब्सटेंस ऐड हो जाए, व्हेन अ फॉरेन या व्हेन अ डिफरेंट, फॉरेन ना लिख के डिफरेंट लिख देता हूं, पता चला कोई सोच रहा है लंदन से आएगा, नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, फॉरेन या फिर डिफरेंट आयंस आर मिक्स्ड या फिर प्रेजेंट, मिक्स्ड या फिर प्रेजेंट इन लैटिस। अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में कौन सा डिफेक्ट होगा? इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना क्या होगा। मान लो NaCl का था, अगर NaCl था, NaCl क्या होगा कि सर NaCl का सॉलिड है, इसमें गलती से आपने क्या डाल दिया, स्ट्रोंटियम +2 डाल दिया, स्ट्रोंटियम +2 डाल दिया, ध्यान से देखना, स्ट्रोंटियम +2 डाल दिया। NaCl में गलती से आपने क्या डाल दिया, स्ट्रोंटियम +2। सुनना ध्यान से, NaCl में क्या कहानी थी, एक Na+ एक Cl- के साथ अटैच था, एक Na+ एक Cl- साथ अटैच था, 2 Na+ 2 Cl-। सर क्या कर रहे हो यार? सर कुछ नहीं, देखो तो सही, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। अब अगर गलती से स्ट्रोंटियम +2 आ गया तो स्ट्रोंटियम +2 क्या करने वाला है, स्ट्रोंटियम +2 देखना, एक स्ट्रोंटियम +2 आएगा और वो कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इन दोनों को ध्यान से देखना, अभी तक 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ खुश थे, लेकिन गलती से एक स्ट्रोंटियम आ गया, भाई साहब एक स्ट्रोंटियम +2 क्या करेगा, एक स्ट्रोंटियम +2 कितने सोडियम को रिप्लेस कर देगा, सोडियम टू सोडियम को रिप्लेस कर देगा एंड क्रिएट्स, अगर मैं बात करूं तो कितनी वैकेंसी क्रिएट कर देगा, 1 कैटायनिक वैकेंसी। एक सोडियम की वैकेंसी क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, मतलब वो 2 सोडियम को रिप्लेस कर सकता है ना। अकेला आएगा, चार्ज 2 है, +2 है, अकेला चार्ज +2 लेके आएगा, कितने के साथ अट्रैक्शन बॉन्ड बना लेगा, 2 क्लोरीन के साथ। अब बेचारा सोडियम अकेला अकेले एक एक हाथ मिला रहा था, स्ट्रोंटियम इधर आया, बोला अरे एक काम करो, इधर एक हाथ से क्लोरीन, इस क्लोरीन को पकड़ो, इस हाथ से इस क्लोरीन को पकड़ो, अकेला स्ट्रोंटियम 2 क्लोरीन को लेके बैठ गया, तो ऑब्वियस है ना भाई, क्या करेगा, 2 सोडियम प्लस रिप्लेस होंगे, एक जगह खुद बैठेगा तो वैकेंसी कितनी क्रिएट करेगा, एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि 2 सोडियम में एक जगह तो खुद भी बैठोगे ना, ऐसा थोड़ा ना होगा, मान लो मैं आया 2 लोगों को लात मार के निकाल दिया, तो एक जगह मैं खुद भी बैठूंगा ना, एक चेयर पे ही वैकेंसी क्रिएट होगी ना, एक जगह तो खुद भी बैठूंगा, तो वही हालत यहां पे है। किसने बोला सर एक काम करो ना, ऐसा थोड़ा ही ना होता है, NaCl का क्रिस्टल है, इसमें आप गलती से क्या डाल दो, Al+3 डाल दो, Al+3 डालोगे, इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी डाल दिया आपने, गलती से दूसरा सब्सटेंस डाल दिया, मुझे बताओगे एक Al+3 कितने सोडियम को रिप्लेस करेगा, एक Al+3 3 सोडियम प्लस को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एक Al+3 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। और कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा, कितनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा, कितनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा, 2। क्यों? क्योंकि सर 3 जगह तो बैठेगा थोड़ा ही ना भाई, 3 जगह थोड़ी ना बैठेगा, एक ही एटम है ना, तो एक ही एटम है तो 3 कैटायनिक वैकेंसीज नहीं क्रिएट करेगा, 2 ही करेगा। अगर मैं आया तो मैं 3 लोगों को हटा दूंगा, तो भाई कहीं तो बैठूंगा ना, तो 2 ही वैकेंसी क्रिएट होगी, तो जितना होगा। अब ऐसे करे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे कहीं ऐसा दे दिया जाए कि सर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 10⁻³ मोल्स ऑफ NaCl इज मिक्स्ड विथ ऐसा दे दिया जाए 10⁻² ऑफ Al+3, कैलकुलेट नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, कितने वैकेंसीज क्रिएट होंगी। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको देखना भी नहीं है, आप सिंपल सा ये देखो कि भैया आप Al+3 कितना ले रहे हो, Al+3 कितना ले रहे हो, ये 10⁻² मोल परसेंटेज है, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, नंबर ऑफ Al+3 कितना हो जाएगा, Al+3 कितना हो जाएगा, 10⁻² परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁴ मोल्स होगा। परसेंटेज मतलब किसी का परसेंटेज 20% मतलब 20/100, तो सर 10⁻⁴ मोल्स। एक एल्युमिनियम प्लस 3 कितने सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, 3 सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, और एंड कितना वैकेंसी क्रिएट कर सकता है, कितनी वैकेंसी क्रिएट कर देगा, कितनी वैकेंसी क्रिएट कर देगा, तो क्रिएट्स 2 कैटायनिक वैकेंसीज, ये वैकेंसी क्रिएट कर देगा। एक अगर अपने पास बात करूं, एक
एल्यूमिनियम की बात करूंगा तो सर एक बात बताओ ना, अगर 10 की पावर -4 एल्यूमिनियम होगा, 10 की पावर -4 एल्यूमिनियम +3 होगा, तो वो क्या करेगा सर, कितने लोगों को रिप्लेस करेगा? 3 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस, इतने लोगों को रिप्लेस किया जाएगा एंड क्रिएट्स, अगर मैं बात करूं तो अपने डबल 2 टाइम्स 10 की पावर -4 मोल्स ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज क्या कर देगा? कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट कर देगा। तो सर कैटायनिक वैकेंसीज कितनी आ गई? क्योंकि जितना आता है ना उसका ट्रिपल वो रिमूव करता है और उतने डबल में क्या करेगा? वैकेंसी क्रिएट कर देगा। कोई पूछे कैटायनिक वैकेंसीज कितनी हो गई, कैटायनिक वैकेंसीज कितनी हो गई, तो कैटायनिक वैकेंसीज के बारे में बात करें तो सर 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स, और इसी को क्या लिख देंगे? 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, अपने पास 23 वैकेंसीज, जो भी आएगा वैल्यूज निकाल के निकालते रहो। तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एल्यूमिनियम +3 आया, जितना एल्यूमिनियम +3 आएगा 3 सोडियम को रिप्लेस करेगा, 3 में से एक जगह खुद बैठेगा, वैकेंसी कितनी क्रिएट करेगा? 2 कैटायनिक वैकेंसीज। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? ये हो जाता है। इंप्योरिटी डिफेक्ट कैसा होता है? तो ऐसा होता है। सर स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, इंप्योरिटी डिफेक्ट हो गया। आज सर सारा थ्योरी की बातें करनी है, तो आज की कहानी में बस इसलिए शुरुआत का सत्संग भी मैंने इसीलिए किया कि भैया थोड़ा मोटिवेट रहो, चीजों को करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में इसके क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आज के टाइम पे। डिफेक्ट्स उनका बहुत फेवरेट है। थर्ड डिफेक्ट देखना शुरू करो तो थर्ड डिफेक्ट में अपने पास सर डिफेक्ट देखना शुरू करो तो थर्ड डिफेक्ट कौन सा है? नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, जहां फॉर्मूला चेंज हो जाए, जहां फॉर्मूला चेंज हो जाए, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं? जहां फॉर्मूला चेंज हो जाए। और फॉर्मूला कहां चेंज हो रहा है? नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट को देखोगे तो 2 टाइप के डिफेक्ट आएंगे अपने पास। एक क्या होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। एक क्या होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, जहां मेटल ज्यादा हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाएगा। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाएगा। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाएगा। सर अगर मान लो आपका फॉर्मूला, मान लो पहले फॉर्मूला क्या था? अगर नॉर्मल फॉर्मूला MO था तो मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है? तो 1 + X हो जाए, ऑक्सीजन 1 रहे। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेटल सेम रहे, ऑक्सीजन क्या हो जाए? 1 - X हो जाए। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मेटल क्या हो गया? एक्सेस। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मेटल क्या हो गया? एक्सेस। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरीके से हो सकता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरीके से हो सकता है। क्या क्या? कि सर एक डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस हो जाए, मेटल ज्यादा हो जाए, कैटायंस ऑफ मेटल, या फिर ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, या तो मेटल अपने पास जो अनायन है वही वैकेंसी हो जाए, एनायन है वही कम हो जाए। देख लो ये वाला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर ऑक्सीजन कम हो गया, एनायन कम हो गया, और यहां क्या हो जाएगा? सर ऑक्सीजन ज्यादा हो, सॉरी मेटल ज्यादा हो जाए। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 टाइप का, एक्स्ट्रा कैटायन के कारण या फिर एक्स्ट्रा एनायन के, सॉरी वैकेंसीज के कारण। फिर किसने बोला मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होगा? तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कौन होता है? तो इसकी एक कंडीशन होती है, कंडीशन टू शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करने के लिए आपके पास एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है ये ध्यान से देखना मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के लिए, कि सर मेटल के पास कौन सा मेटल होगा? तो मेटल शुड हैव एट लिस्ट 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, एटलीस्ट कम से कम 2 हों अपने पास। मेटल शुड हैव एटलीस्ट 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कम से कम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, हमने रिडॉक्स कर लिया है तो वहां पे हमने पढ़ रखा था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम से कम कितने होने चाहिए? वेरिएबल 2 होने चाहिए। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे तो सर जिंक शो करेगा क्या? जिंक शो करेगा क्या? जिंक का 2 ही मेटल का होगा, जिंक +2 हो सकता है, जिंक इससे ज्यादा नहीं शो कर सकता ना। जिंक का होगा अपने पास +2 ही शो कर सकता है, तो ये नहीं शो करेगा। लेकिन हाँ आयरन शो कर सकता है, यस आयरन शो कर सकता है। आयरन क्या होगा? Fe+2, आयरन क्या होगा? Fe+3। तो सर ये शो कर देगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। निकल के बारे में बात करेंगे तो निकल +2 हो जाएगा और निकल +3 हो जाएगा। वो मेटल जो एक से ज्यादा दिखाते हैं वो क्या करेंगे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाएंगे। सोडियम के बारे में बात करोगे तो सोडियम शो नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम एक ही दिखाता है, सोडियम प्लस ही दिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर। सर सोडियम प्लस ही दिखाएगा।
ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट एक्सेप्ट जीरो, कोई अब ये मत बोल देना सर जीरो को भी, जीरो को काउंट कर लीजिए, नहीं, एक्सेप्ट जीरो अपने पास कम से कम 2 वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होंगे, तभी आप क्या दिखाओगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का अगर कोई नॉर्मल फॉर्मूला पूछेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेटल कम हो जाएगा 1 - x, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1 - पक्का। तो सर नॉन स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट जहां फॉर्मूला चेंज होता है, देखो हर एक जगह फॉर्मूला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 1 + x हो रहा है, 1 - x हो रहा है, 1 - x हो रहा है, तो ऐसे करके फॉर्मूला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो चाहे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो, ये कंडीशंस हैं, क्या है, इसकी कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है, इसमें एक्स्ट्रा कटायंस हो जाएंगे या इसमें एनायनिक वैकेंसीज हो जाएंगी। अगर मुझसे कोई बोले कि नहीं सर एक एक करके बताइए, तो चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर मेरे से कोई बोलता है कि सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अगर इसके बारे में बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, तो भाई अब देखो इसमें क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज में क्या होता है, कहानी सुनना। मान लो मैंने NaCl का एक क्रिस्टल बनाया, ठीक है, NaCl का एक क्रिस्टल बना रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा Na+, यहां क्या होगा Cl-, यहां क्या होगा Na+, यहां क्या होगा Cl-। सिमिलरली अब हर एक जगह Na+, Cl- रहेगा ऐसे। सर सॉलिड है तो ऑब्वियस है दोनों के दोनों पास पास रहेंगे। होगा क्या, गलती से क्या होने वाला है, ये देखो अब गलती क्या होगी। अब भैया Na+ और Cl- अपना अपना हिसाब किताब लेके बैठे पड़े थे, सब लोग खुश थे अपनी जिंदगी में, तभी क्या हुआ चमत्कार। देखो अब क्या हो रहा है, डिफेक्ट क्यों आता है, डिफेक्ट क्यों आता है, जैसे होता क्या है, जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि यार डेली पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, डिफेक्ट आता कब है, गलती से बाहर ना, एक दिन गलती से आपने इंस्टाग्राम पे फालतू के फॉरवर्ड्स रील्स या कुछ देखना शुरू कर दिया, गलती से आपने एक बार, ये बोलते ना सोशल मीडिया अच्छा है ताकि आपको लोगों से कनेक्ट करता है, लेकिन सर वो बुरा भी है, क्यों, क्योंकि अगर आपने एक गलती करी, आप एक बार काम करो, यूट्यूब पे आप कुछ गलत चीज सर्च मार के देख लो या कुछ चीजें, आपको पढ़ाई से वो एकदम ही साइड कर देगा, आपको सर वो फिजिक्स वाला की या मोटिवेशनल वीडियोज ही हटा देगा। अगर आप उल्टा कर दो, आपसे पढ़ाई की वीडियोस देखो, देखोगे 10 दिन बाद ना आपके ऊपर से लेकर नीचे तक से पढ़ाई की वीडियोस डालेगा वो। यही होता है, फायदा भी है और यही इसका लॉस भी है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि सोशल मीडिया इंटरनेट का यूज ऐसे तरीके से करो जिससे आपको फायदा हो। यहाँ पे क्या है, NaCl शांति से बैठा हुआ था, सब लोग खुश थे, गलती से क्या हो रहा है, मान लो मेटल है, ऑब्वियस है ऊपर गलती से क्या हो जाए, सोडियम का वेपर आ जाए, मेटल है तो ऑब्वियस है सोडियम वेपर आ जाए। अब देखो जैसे मैंने क्या बोला, मान लो तुम पढ़ाई कर रहे थे, एक नोटिफिकेशन आ गया, तुमने बोला यार देख ही लेता हूं क्या है इसके अंदर, और वो खोलने गए, पता चला पूरा 1 घंटा निकल गया। वही चीज यहां होगी। अब क्लोरीन को क्या दिख रहा है कि भाई साहब मैं यार सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हूं, यार मैं सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हूं, बॉन्ड तो किससे बना रहा हूं, NaC बना रहा हूं, यार ऊपर बॉन्ड ऊपर भी Na से बनेगा, यार ऊपर भी बॉन्ड किससे बनेगा, NaC बनेगा। यार सॉलिड और गैस में बहुत डिफरेंस है, गैस क्या होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती, कहीं से कहीं जा रही होती है, कहीं से कहीं जा रही होती है। लेकिन सर क्लोरीन अगर सोडियम इस सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सर उस बेचारे को सॉलिडिफाई होना पड़ेगा, एकदम बगल में ही बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्लोरीन ऊपर चला गया, अगर ये क्लोरीन सोडियम के पास चला गया, तो सर यहां सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो क्लोरीन बेचारा क्या करता है, लालच में आता है, क्लोरीन यहां से उठने की कोशिश करता है। अब फिर ये बगल वाला सोडियम बोलता है सुनो सुनो एक काम करो, तुम ब्रेकअप कर रहे हो ना, एक काम करो भाई, क्या दिया था मैंने क्लोरीन को, क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन दिया था, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाओ। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहां से जंप करके कहां चला जाएगा, ऊपर, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, उसकी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, ये जो वैकेंसी क्रिएट किया, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने को एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और ये क्या करेगा, कलर जनरेट कर देगा, ये क्या करेगा, कलर जनरेट कर देगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये क्या होता है कि सर इसमें क्या बोलते हैं कि एनायन लिव्स इट्स पोजीशन, एनायन लिव्स इट्स पोजीशन, इट्स original site from lattice and electron occupies, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको ऑक्युपाई करेगा, occupies that site, और इसी से ये डिफेक्ट जनरेट होगा। जो सर ये जो कलर सेंटर आ रहा है, कलर सेंटर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन वाला सेंटर है ना, जहां इलेक्ट्रॉन बैठा है उसी को क्या बोलेंगे, कलर सेंटर। अब इसके चक्कर में ये कलर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेट्स एक्साइटेड, डी एक्साइटेड, अब एक्साइटेड स्टेट में भी जाएगा, डी एक्साइटेड स्टेट में भी जाएगा, और इसीलिए कलर्स एमिट होंगे। सर ये अपने पास कलर्स एमिट करना शुरू करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स।
रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स। अब सोचो जो अपने पास NaCl नॉर्मल था, NaCl कलरलेस था, जैसे ही आएगा NaCl का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। KCl का कलर क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। सर LiCl का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। मतलब बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट NaCl क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। अब तुम ये मत बोलना सर हमारे घर में जो नमक आता है वो तो व्हाइट होता है, भाई वो आयोडाइज्ड होता है, उसके अंदर और भी प्रोसेस करते हैं। प्योर NaCl जो होगा वो येलोइश कलर का होगा बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या, ऑब्वियस है। ये क्वेश्चन देख लो, कलर सेंटर, फारबेंस्टर सेंटर, एफ इज फारबेंस्टर बोलते हैं, एफ सेंटर इज नथिंग, एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे फारबेंस्टर सेंटर कहा जाता है। तो सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, क्या हो रहा है, एक एनायन उड़ के कहां चला गया, बाहर, और उसकी जगह पे कौन आके बैठ गया, इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, एक्साइटेड और लोअर स्टेट में जाएगा। सर मेटल अपने पास सेम रहा, एनायन क्या हो गया, वैकेंट हो गया। इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि मेटल सेम रहेगा, एनायन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एनायन कम हो गया, 1 - x हो गया, पक्का। इसके ये को एग्जांपल्स देख लेना, NaCl, KCl, LiCl, ये किसके एग्जांपल्स हो गए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ड्यू टू क्या हो जाएगी, एनायनिक वैकेंसीज। अब यहां पे अपने पास देख लो ये किसकी तरह है, ऐसे एक बात बताओ ये किसकी तरह है। यहां पे सर ये शॉर्टकट इफेक्ट की तरह नहीं है सर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है ना, क्यों, क्योंकि सर चार्ज तो अभी भी मेंटेन्ड है, ये देख लेना अपने पास, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन्ड है इसमें। सर अगर गया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंटेन करके बैठे हुए। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या कर रहे हैं यहाँ, मेंटेन करके बैठे हुए। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। फिर किसने बोला सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सर ये सब एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे और ये पोर्शन को आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना। ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, एक्स्ट्रा कटायन के कारण क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये भी देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा कटायंस के कारण। कैसे, ये देख लो। सर मान लो तुम क्या कर रहे हो, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल बना रहे हो। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, व्हाइट होता है, लेकिन थोड़ा सा भी हीट मिला ना तो जिंक ऑक्साइड क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, और ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जिंक ऑक्साइड का। अब जिंक ऑक्साइड अगर जैसे ही ये डिफेक्ट आता है एक्स्ट्रा कटायन, ये जिंक +2 क्या करेगा, ये कहां चला जाएगा, ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट, ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द लैटिस। सर अब ये देख लो, ये ऑक्सीजन गैस बाहर चला गया, इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द एटम, साइट ऑफ द लैटिस। अब ये एक्स्ट्रा क्या हो गया अपने पास, कटायन हो गया, और इसके चक्कर में जिंक ऑक्साइड का कलर व्हाइट से किस में चला जाएगा, येलोइश हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड नेचुरली क्या होता है, व्हाइट होता है। जिंक ऑक्साइड नेचुरली क्या होता है, व्हाइट होता है। जिंक ऑक्साइड नेचुरली क्या होता है, व्हाइट होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वो क्या हो रहा होगा अपने पास, बिकॉज ऑफ दिस इसमें क्या हो जाएगा कि ये सर कहां चला जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा, व्हाइट से किस में चला जाएगा, येलो में। डिफेक्ट मतलब होता है ना कि ये प्योर था, ये प्योर था अपने पास, और डिफेक्टेड अगर बात करूं, डिफेक्टेड जिंक ऑक्साइड का कलर लूंगे तो डिफेक्टेड जिंक ऑक्साइड का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो सर ये अपने पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। एक्स्ट्रा कटायन कहां चला गया, तो एक्स्ट्रा कटायन कहां पे जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द लैटिस। एक टाइप से बोल सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट टाइप की है कि इंटरस्टिशियल साइट पे जाके ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये चीजें हो गई मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब आता है लास्ट डिफेक्ट जो हमारी लाइफ में आएगा, और वही है दैट इज नोन एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होगा, ध्यान से देखना अपने पास। मान लो अपने पास ये आयरन ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है 1:1 का रेशियो, मतलब एक आयरन +2, ध्यान से देखना, एक आयरन +2 एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। खुशी खुशी सब लोग खुश हैं, एक आयरन +2 एक ऑक्सीजन के साथ। सर मैं लिख सकता हूं 3 ऑक्सीजन किसके साथ बनाएंगे, 3 आयरन +2 के साथ बनाएंगे। सब लोग, जिंदगी आसान चल रही थी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्यों आता है और इसके लिए कंडीशन क्यों होती है, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेटल डेफिशिएंसी कंडीशन क्या थी कि मेटल के पास कम से कम वेरिएबल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए सो दैट कि वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखा पाए। आयरन के 2 वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट हैं, आयरन +2 भी है, आयरन +3 भी है, आयरन +2 भी है, आयरन +3 भी है। तो सर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को देखो ध्यान से, तो ऐसा क्या होगा सर, अगर मान लो इफ आयरन +2 किसी भी मेथड से गलती से ऑक्सीडाइज हो जाए, इफ आयरन +2 इज ऑक्सीडाइज टू Fe+3, अगर किसी मान लो टेम्परेचर बढ़ गया या हो सकता है कंडीशन ऐसी हो गई कि आयरन का एक आयरन किसमें कन्वर्ट हो जाए, Fe+3 में। अगर एक आयरन Fe+3 में, मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं 2Fe+3 आ गया, 2Fe+3 आ गया, 2Fe+3 आ गया, तो पता है कितने ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा,
ध्यान से देखना, नॉर्मल केस में क्या था, ये नेचुरल केस था कि सर 3 ऑक्सीजन 3 आयरन प्लस 2 के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, सर 3 के लिए 3 मेटल चाहिए, 3 ऑक्सीजन के लिए 3 मेटल चाहिए। लेकिन अब देखना, अगर आयरन प्लस 3 का 2 एटम भी बन गया, अगर आयरन प्लस 3 का 2 एटम भी बन गया, तो सर अब 3 ऑक्सीजन के लिए कितने आयरन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, 2 आयरन चाहिए। मतलब जितना रिक्वायर्ड था मेटल, उससे कम हो गया मेटल ना। जितना मेटल रिक्वायर्ड था, 3 आयरन की रिक्वायरमेंट थी, 3 आयरन की रिक्वायरमेंट थी, 3 ऑक्सीजन के लिए 3 आयरन की रिक्वायरमेंट थी, अब 3 ऑक्सीजन के लिए कितनी आयरन की रिक्वायरमेंट हो गई, 2। तो ऑब्वियस है ना, मेटल क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया। ये कब पॉसिबल है, जब मेटल क्या करे, ये तब पॉसिबल है, ये पॉसिबल व्हेन मेटल शोज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल शोज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैटिस। जब वो लैटिस के अंदर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दे, उस टाइम पे ये पॉसिबल हो जाएगा। कहीं पे भी देख लो ना, अपने पास आयरन का एग्जांपल लिया है, ऑब्वियसली से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। मान लो इसका फॉर्मूला ऐसे दे दिया मैंने, अब तुम्हें जैसे ही ये फॉर्मूला दिखा, तुम समझ जाओगे कि सर आपका फॉर्मूला चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि आयरन प्लस 2 आयरन प्लस 2 में नहीं है, यहां पे कुछ आयरन ज्यादा, कुछ आयरन क्या किसमें कन्वर्ट हो चुका है, प्लस 3 में। तो अभी आपका आयरन आना कितना चाहिए था, नेचुरली आपका फॉर्मूला कितना होना चाहिए था, 1 1, लेकिन अब फॉर्मूला क्या आ रहा है, कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? बिकॉज कुछ आयरन, सर कुछ आयरन किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, Fe+3 में। ये तभी आ सकता है जब आयरन अपने पास 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दे लैटिस के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, भाई साहब ध्यान से देखना, इसके ऊपर अभी जस्ट इस साल का क्वेश्चन, मतलब इस साल कह रहे हो, पिछले साल का नीट 2022 का एक क्वेश्चन है कि सर एक बात बताओ, अगर ऐसा दिया हुआ है, ये बोल रहा है कैलकुलेट Fe+2 और Fe+3 निकाल के दिखाइए, क्या होगा, Fe+2 और Fe+3 का परसेंटेज निकाल के दिखाइए। कैसे निकालोगे सर? एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखो, अपने पास सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। मैंने ये बता दिया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखता कैसा है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कब पॉसिबल है, जब मेटल कहीं पे एक से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दे, उस केस में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पॉसिबल है। अब देखो, जैसे यहां पे फॉर्मूला देख के ही लग रहा है कि यार यह मेटल डेफिशिएंसी है, इसका मतलब सर आयरन के कुछ एटम्स होंगे। मान लो ऐसा, मान लो लेट एटम्स ऑफ आयरन +2 कितना ले ले, x ले ले, तो एटम्स ऑफ आयरन +3 कितना हो जाएगा, तो टोटल एटम्स कितने, टोटल एटम्स कितने, इतने ही है ना शायद, देख लो 0.96 पक्का। एक बात बताओ, ऐसा लिख सकता हूं, ये कंपाउंड अभी क्या है अपने पास, चार्ज ड्यू टू आयरन प्लस चार्ज ड्यू टू ऑक्सीजन। सर इन सब का चार्ज क्या होगा, अगर चार्ज को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 0। जितना आयरन का चार्ज होगा उतना ऑक्सीजन, दोनों को ऐड करोगे प्लस माइनस, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0। किसने बोला सर चार्ज आयरन के कारण, बताओ, चार्ज आयरन का अकेला नहीं होगा ना, चार्ज किसके कारण होगा, चार्ज आयरन का अकेला थोड़ी ना होगा सर, चार्ज ड्यू टू आयरन +2 एटम्स और चार्ज ड्यू टू आयरन +3 एटम्स। देखना अपने पास एग्जाम हॉल में भाई साहब आपको यही करना है, यही करना है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, आयरन के +2 में इसके ऊपर कितना चार्ज होगा एक एटम पे, +2, और कितने एटम्स हैं सर, +2 इंटू एक्स लिख दूं, क्यों, क्योंकि सर x एटम्स हैं, एक एटम पे कितना चार्ज है, +2, तो x एटम से कितना हो जाएगा, +2 इंटू एक्स। सर एक आयरन पे कितना चार्ज है, +3, तो +3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, +3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.96 माइनस एक्स। सर ये आयरन +2 का चार्ज हो गया, ये आयरन +2 का चार्ज हो गया, ये आयरन +3 का चार्ज हो गया, सर ये आयरन +3 का चार्ज हो गया। ऑक्सीजन पे नॉर्मली कितना चार्ज होता है, -2, सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। देख लो एग्जाम हॉल में क्या करना है, ये 2x हो गया, ये 3 से करूंगा 8, और ये कितना हो गया 82.88, -3x इज -2, -3x -2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे निकालूंगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.88, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.88। आयरन +2 के एटम्स कितने आ गए, 0.88। आयरन +3 के एटम्स कितने आ गए, आयरन +3 के एटम्स कितने आ गए, 0.96 माइनस 0.88, कितने आ जाएंगे, 0.08। सर परसेंटेज अगर कोई बोलता है आयरन +2 का निकालो, सर उसके एटम्स कितने हैं, डिवाइड बाई टोटल एटम्स कितने हैं, × 100, परसेंटेज निकालते रहो।
परसेंटेज निकालते रहो। क्वेश्चन देखो ध्यान से भैया, ये क्वेश्चन समझ लो, अगर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। बस उसमें क्या करना है, आपको चार्ज की वैल्यूज पुट करनी है। एक का आइटम मान लो x, दूसरे का आइटम कितना मान लो अपने पास, दूसरे का आइटम कितना मान लो अपने पास, दूसरे के आइटम्स को 0.96 माइनस x, एक का चार्ज दूसरे का चार्ज निकालते रहो। कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं पे भी मतलब ऐसा एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल के नाम पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये देखो एग्जाम हॉल में ये देख के पता चल रहा है कि मेटल कम है, मतलब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। ये मैं पूछ रहा हूं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ निकल +2 और परसेंटेज ऑफ निकल +3। एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालो, बस ये सोच लो, वीडियो पॉज करके ये सोच लो कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अभी जस्ट तरीका बताया, जिन लोगों को करना है प्लीज वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। जो लोग मेरे साथ एक बार और सीखना चाहते हैं, ये देख लो, इसके एटम्स कितने ले लूं, इसके एटम्स कितने ले लूं, निकल +3 के एटम्स कितने ले लूं, सर 0.98 माइनस क्या हो जाएगा x, यही होगा। सर एक बात बताओ, एटम्स दे दिए गए हैं आपको, एटम्स दे दिए गए हैं, अब एक बात बताओ चार्ज लेना शुरू करूं, सर +2 इंटू एक्स +3 इंटू 0.98 माइनस एक्स, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा -2, टोटल चार्ज कितना हो गया 0, 2x प्लस ये कितना हो गया 14 20 9 3 27, एक मिनट, हाँ 9 3 27, तो कितना हो जाएगा 14 20 और ये कितना हो जाएगा 27 294, हाँ 2.94, 3x -2 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.94। सर निकल +2 कितना हो गया, निकल +2 कितना आ गया, निकल +2 के एटम्स कितने आ गए 0.94, निकल +3 के एटम्स कितने आ जाएंगे 0.98 माइनस 0.94 0.04। किसने बोला सर परसेंटेज निकाल के बताओ, परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज ऑफ निकल +2 कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ निकल +2 कितना हो जाएगा, अपने डिवाइड बाय टोटल इनटू क्या कर दो 100, परसेंटेज ऑफ निकल +3 कितना हो जाएगा, निकल +3 कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिवाइड बाय दिस इनटू क्या कर दो 100 कर दो। तो बस करते रहो, ऐसे ऐसे करिए, क्वेश्चंस करते रहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाए करते रहिए। पक्का श्योर है सर, हो जाएगा। ये देख लो अपने पास निकल +2, श्योर हो, तो अब इस तरह की चीजें अटेम्प्ट करते रहो। ये है अपने पास सारे के सारे डिफेक्ट, सारे के सारे डिफेक्ट ऐसे दिखाए जाएंगे सर, सारे डिफेक्ट ऐसे ही कवर होंगे आपके, ये सारे डिफेक्ट्स मेटल डिफिशिएंसी अपने पास। तो आज का पहला टॉपिक अपने पास ये होता है। इसके क्वेश्चंस देखो विद इन सेकंड होने वाले क्वेश्चंस है। जैसे बोला जा रहा है फारबेंस्टर सेंटर बताओ, एफ सेंटर क्या होता है, एफ सेंटर कौन सी होती है, एफ सेंटर कौन सा होता है, एनायनिक वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय कौन सा होगा, कैटायनिक वैकेंसी, नहीं सर ये होगा क्या, ये होगा क्या, नहीं। एग्जाम हॉल में ये देख लो सर, एनायनिक वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, एनायनिक वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सबसे सुटेबल कौन सा होगा, अनपेयर्ड वाला, तभी तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा आएगा। ठीक है, ये देख लो अपने पास सर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, रॉक सॉल्ट मतलब क्या हो जाएगा, NaCl वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, NaCl वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। याद करो रॉक सॉल्ट में हमने क्या पढ़ा था, रॉक सॉल्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सर 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन दैट इज इक्वल्स टू, एज लेंथ लिखते थे सर, रेडियस ऑफ, देख लो अपने पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन दे दिया है तो कर ही लेते हैं, अब आ गया है तो ठीक है। रेडियस ऑफ कटायन कितना है 75 और रेडियस ऑफ एनायन क्या है नहीं पता सर, ये 75 प्लस रेडियस ऑफ एनायन क्या हो जाएगा सर 400/2 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 200। तो रेडियस ऑफ एनायन कितना हो जाएगा 200 माइनस 75 कितना हो जाएगा 125 पिकोमीटर्स। क्या आंसर आ जाएगा 125 पिकोमीटर्स आ जाएगा, 125 पिकोमीटर्स आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड येलो व्हेन हीटेड, सर 2017 का क्वेश्चन। व्हाई, बिकॉज ऑफ जिंक ऑक्साइड में क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगर साथ में लिख देता यहाँ पे और अच्छा आंसर बन जाता, ड्यू टू सर क्या हो जाएगा कैटायनिक एक्स्ट्रा कैटायंस, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस, बिकॉज जिंक ऑक्साइड में क्या हो जाता है एक्स्ट्रा कैटायंस हो जाते हैं। तो ट्राई करो, ये सब क्वेश्चंस अपने पास बहुत आसानी से होंगे। जैसे ये देख लो, इफ द सॉलिड लैटिस 2013 क्वेश्चन है, इफ द सॉलिड लैटिस cation has left the lattice site and is located to an interstitial position, lattice defect is known as, कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा सर, अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ के कहीं साइड में बैठ गया तो उसको कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, उस डिफेक्ट का क्या नाम रख दे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट रख देते हैं। सर
NaCl is doped with 10 की पावर -4 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, पहली बात एक Sr+2, पहले ये निकाल लो, एक Sr+2 कितने रिप्लेस करेगा, एक Sr+2 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा एंड क्रिएट्स 1 कैटायनिक वैकेंसीज। मतलब जितना आएगा उतना ही क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा वैकेंसीज, यही होगा शायद। तो सर 10 की पावर -4 मोल परसेंट है, मतलब 10 की पावर माइनस इतना परसेंट है सर, इसको क्या लिख दूं, 10 की पावर -6 मोल ऑफ Sr+2 रिप्लेस कितना करने वाला है, कितने रिप्लेस करेगा, 2 इंटू 10 की पावर -6 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस, और इतना ही क्रिएट करेगा। क्रिएट कितना वैकेंसी क्रिएट करेगा, खुद अपनी एक जगह बैठेगा और दूसरी जगह क्या करेगा, मोल ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। अब किसने बोल दिया कि सर आपको 10 की पावर -6 नहीं बताना है मोल की वैल्यू, तो कैटायनिक वैकेंसीज क्या होंगी, कैटायनिक वैकेंसीज का नंबर निकालने जाओगे तो कैटायनिक वैकेंसीज कितनी आ जाएंगे, 10 की पावर -6 मोल, मोल की वैल्यू पुट कर दो 10 की पावर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 17, क्या आ जाएगा अपने पास आंसर 6.022 इंटू 10 की पावर 17, 6.022 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 17, पक्का हो जाएगा सर। तो डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट के बाद अपने पास यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या होता है कि डिफेक्ट के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आती। अगर आप सही से पढ़ो ये वाला पोर्शन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड करना है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। आज के टाइम पे इनऑर्गेनिक हो गया, वो भी पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आती है। तो ट्राई करेंगे कि ये वाली सारी चीजें एनसीईआरटी से करें। डिफेक्ट्स हो गए, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होती हैं, सॉलिड्स तीन टाइप के होते हैं ना भाई साहब, सॉलिड भी 3 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं कंडक्टर्स, जो कंडक्ट करते हैं, एक होते हैं इंसुलेटर्स, जो एकदम ही बंद कर देते हैं, कंडक्शन करते ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, और तीसरे होते हैं अपने पास सेमीकंडक्टर्स। तीसरे क्या हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स। सर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, इन तीनों का रिलेशन क्या है, तो एनसीईआरटी में डिफाइंड है अपने पास। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब करंट की बात करेंगे, कौन करंट कंडक्ट करता है कौन नहीं करता है। सॉलिड्स 3 टाइप के हो जाते हैं, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स की एक लिस्ट बनी है एनसीईआरटी में, ये देख लो, ये रेंज अपने को याद रखना है कि सर कंडक्टिविटी जो होनी चाहिए कंडक्टर्स की वो यहां से लेकर यहां तक होनी चाहिए। एनसीईआरटी में ये रेंज है तो ऑब्वियस आपको पता होना चाहिए। मेटल्स की कंडक्टिविटी उसके ऊपर रहती है तो अच्छी बात है। इंसुलेटर्स के बीच में कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये रेंज आपको याद होना चाहिए, 10 की पावर -22, 10 की पावर -10। और इसकी वैल्यू देखोगे तो 10 की, अरे क्या हो गया, ये इतना बड़ा क्यों बन गया, वही है जो भी है, ये गलती से ओ थोड़ा लंबा फैल गया बेचारा, ठीक है ना, ज्यादा ही पढ़ाई कर ली इसने। जैसे अभी तुम्हारी हालत हो रही है, यार सॉलिड स्टेट में कल कुछ ज्यादा ही सर क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, आज सर ज्यादा ही सत्संग कर रहे, वही हालत यहाँ पे भी है, ठीक है। देखो यार, जो चैप्टर जैसा डिमांड करेगा वैसा ही मिलेगा, ठीक है। हर एक चैप्टर की अपनी अपनी चीजें हैं। जैसे अब अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स आएगा, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होंगे, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज होंगे, तो बी प्रिपेयर्ड। आज अपना टॉपिक फिनिश करना है, साथ बाय साथ ये सब चीजें याद करते जाना है। एक दिन में याद नहीं होता, आपको बार बार रिवाइज करना होता है, बार बार रिवाइज करोगे चीजें बहुत विद इन सेकेंड होनी शुरू हो जाती हैं, पक्का। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये रेंज, इंसुलेटर्स के अंदर ये रेंज, सेमीकंडक्टर्स का ये रेंज हो जाएगा। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है, यहां आती है एक्चुअली कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए केमिस्ट्री में अपने पास यहां पे हम लोग एक डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं। हम लोग आपको ऐसे, आप सेमीकंडक्टर 12th में आप एग्जाम देने वाले हो तो ये भी होता है, एक होता है अपने पास कंडक्शन बैंड और एक होता है आपका वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड, एक बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। वैलेंस बैंड मतलब कि सर यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और ये वाला बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सर ये क्या करेगा, अपने पास कंडक्टिविटी शो करेगा। इसको हम लोग नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। आपको लगता हो तो आप एक बार एनसीईआरटी से प्लीज ये सब टॉपिक्स पढ़ लेना, ताकि और ज्यादा थ्योरी अगर आपको लगता है तो कर सकते हो। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताया जा रहा हूँ। ये किसके लिए होता है, ये कंडक्टर्स के लिए होता है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए वो कंडक्टर्स कहलाते हैं या मेटल्स कहलाते हैं। कंडक्शन बैंड अगर ऐसा है, वैलेंस बैंड ऐसा है, ये जो गैप है ये हम लोग दे देते हैं सेमीकंडक्टर के लिए कि सर सेमीकंडक्टर्स में गैप थोड़ा सा होता है। इंसुलेटर्स में बात करोगे तो इंसुलेटर में अगर देखोगे तो ये कंडक्शन बैंड है
और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास वैलेंस बैंड हो जाएगा। ये काफी बड़ा लार्ज एनर्जी गैप हो जाता है, लार्ज एनर्जी गैप हो जाएगा। और इसीलिए अगर बैंड की एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखें तो लार्ज एनर्जी गैप है, ये किसके लिए हो जाता है, इंसुलेटर्स के लिए हो जाता है। इंसुलेटर्स बेचारे अपना कंडक्टिविटी का रेंज इतना ज्यादा रखते, यहाँ पे क्या है, स्मॉल एनर्जी गैप है, और स्मॉल एनर्जी गैप है, और इस एनर्जी गैप को ही अब हम लोग चेंज करना शुरू करते हैं। स्मॉल एनर्जी गैप है, ये मैंने बोला कंडक्टर्स में देखो ओवरलैप कर रहे हैं तो कोई गैप है ही नहीं, कंडक्टर्स में कोई गैप होता ही नहीं है। इंसुलेटर से केस में बहुत बड़ा गैप हो जाता है, और सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, बहुत स्मॉल एनर्जी गैप होता है। एंड दैट्स वाई साइंटिस्ट को ज्यादा अच्छा लगता है, वो सेमी कंडक्टर्स में वर्क करते हैं। सेमी कंडक्टर्स में क्या एनर्जी गैप कम है, तो वो क्या चाहते हैं यार, इस काम करते कुछ एनर्जी देते, कुछ एनर्जी देते हैं, ये फटाफट यहां पहुंच जाएगा, और सही भी हो जाता है उनका। तो स्मॉल एनर्जी गैप को कम करने के लिए हमारे पास सेमीकंडक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आज के टाइम पे आप जितना कुछ यूज कर रहे हो, मोबाइल से लेकर लैपटॉप, हर एक जगह सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी अफोर्डेबल और कम प्राइस में अच्छा काम कर रहे होते हैं, कंडक्टिविटी उनकी ज्यादा होती है। लेकिन वो सर अपने पास कैसे बनते हैं वो देखते। मुझे किसने बोला कंडक्टर तो बेचारा हमेशा कंडक्ट करेगा, वो भाई साहब तो एकदम लेट गया, भाई मेरे से ना हो पाएगा। जैसा भी हमारी हालत होती है कि भाई जो टॉपर्स हैं या पढ़ने वाले हैं वो लगातार पढ़े जा रहे, लगातार पढ़े जा रहे। एक होते हैं कि अब छोड़ चुके हैं, नहीं भैया अगले सेशन में देखेंगे, 2024 में देखेंगे। और एक होते हैं जो हम लोग हैं अभी इस वीडियो में बैठे हुए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके बीच में क्या है, थोड़ा सा सिलेक्शन और अपनी पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा गैप है। यहाँ बहुत बड़ा गैप है, तो वो मान चुके हैं कि भैया अब अगले साल करना है। तुम अभी बैठ के देख रहे हो तो थोड़ा सा गैप, अब इस एनर्जी को कैसे कर सकते हो कम, तो दो तरीके हैं। या तो जैसे मैं डेली मारना शुरू कर, थप्पड़ घर वाले मारना शुरू करे, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करे, आदमी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ा दे, तो आप क्या करोगे, कूद कूद के इधर से इधर जाना शुरू कर दोगे। तो सर इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जिनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाए, मतलब मेरे बोलने से, घर वालों के बोलने से टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाए, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब अपने अंदर से टेम्परेचर चेंज कर दिया, बेचारा कंडक्टिविटी खूब अच्छी शो करने लगा, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन मुझे पता चल गया यार ये मेरे, मैं कितने दिन बोलूंगा, कितने दिन बोलूंगा। फिर मैंने तुम्हें रोज दिन एक सपना दिखाना शुरू किया, मैंने एक सपना दिखाना शुरू किया, क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक है। पता है कैसे, मैं तुम्हारे अंदर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि यार डॉक्टर बनोगे ना, एक तो मैं रोज दिन धमकाऊं कि बेटा नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी जिंदगी ये है वो है। और एक होता है कि मैं ये बोलूंगी जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना, तो आपके पास देखो आपकी जिंदगी में जो जो चीज आप सोच रहे थे अचीव करने का, वो सब कुछ कर सकते हो। मतलब मैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा, अब मैं आपको ड्रीम्स दे रहा हूं कि भाई डॉक्टर बन जाओगे, आपका अपना क्लिनिक होगा, आप अपने पैसे कमाओगे, आप अपनी लाइफ जियोगे, आपकी अपनी गर्लफ्रेंड होगी, आपके अपने बॉयफ्रेंड होंगे, आप अपनी लाइफ मस्त जियोगे। ऐसे करके बताना शुरू करूं, तो अब मेरा थप्पड़ मारने का जरूरत नहीं है, घर वालों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अब आपने खुद से ये डिफेक्ट पैदा कर लिया, आपके अंदर अब खुद से ये चीजें आ गई कि यार मैं कर लूंगा ना तो ये चीजें हो जाएंगी। वो क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब मैंने आपके दिमाग में कुछ थॉट्स डाल दिए, आप उससे सिलेक्शन सिक्योर कर लो। तो मेरे पास दो टाइप के कंडक्टर हमेशा ही बेचारा है। सर इंसुलेटर में क्या होगा, अपने पास स्मॉल एनर्जी गैप, इंसुलेटर में लार्ज एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, स्मॉल एनर्जी गैप। और इसको कैसे ब्रेक करूंगा, इसको कैसे देखूंगा, तो मेरे पास कंडक्टर दो, तीन सेमीकंडक्टर दो आ गए। सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जस्ट अभी बताया कि सर सिलिकॉन और जर्मेनियम आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, इन सब का गैप भी पता चल जाता है। इनके क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसीलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोल देते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन सर हम लोग अब बनाएंगे कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है, ध्यान से देखना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है सर, डोपिंग या फिर इसको बोल देते हैं मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटीज। जैसे मैंने बोला ना, अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं तुम्हें थॉट्स दे दूंगा तो तुम ऑब्वियस है उसी के बारे में सोचोगे। इंप्योरिटीज विथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या सेमीकंडक्टर लिख देता हूं। सेमीकंडक्टर के अंदर मैं डोपिंग कर दूं, मतलब देखना अब क्या होने वाला है। मेरे पास दो टाइप के आ जाएंगे, ये देख लो अपने पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के। मैं एक बार डोप करता हूं, एक को बोलते हैं हम लोग कि सर अपने पास सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसको डोप कर दो किसके साथ, ग्रुप नंबर 15 के साथ, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स के साथ। इससे क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप भी क्यों बोलेंगे अभी पता चल जाएगा, थोड़ा देर वेट करो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। सर अगर सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इसको मैं वेट मिक्स कर देता हूं ग्रुप 13 सेमीकंडक्टर साथ, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ, तो यहां पे बन जाएगा अपने को पी टाइप सेमीकंडक्टर।
यहां कौन सा बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये कौन सा कंडक्टर बना देंगे हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ ग्रुप 15 को मिक्स किया एन टाइप, और ग्रुप 13 को किया क्या। अब होता क्या है, सेमीकंडक्टर कैसा होगा देखना ध्यान से, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। अब वो सिलिकॉन सिलिकॉन अपना अपना लूप बना के बैठा है, चार चार ऐसे बना के बैठेगा। सिलिकॉन अपना इधर खुश है, इधर इधर अपना खुश है, इधर एक सिलिकॉन है, इधर एक सिलिकॉन है, सबके सब आपस में खूब अच्छे से बॉन्ड बना के, नेटवर्क सॉलिड बना के बैठे पड़े। चार चार बॉन्ड, ऑब्वियस है 14 ग्रुप का है, चार चार बॉन्ड बना के बैठे। गलती से मैंने क्या किया, देखो इसकी कंडक्टिविटी बेचारे की फिक्स थी, इसकी कंडक्टिविटी उतनी है नहीं, तो इसने क्या किया, हमने गलती से क्या किया, हमने बोला सुनो एक काम करो, इस सिलिकॉन को, बीच वाले सिलिकॉन को हटा दो, यहां क्या डाल दो, आर्सेनिक डाल दो, आर्सेनिक डाल दो। ग्रुप 15 का एक एग्जांपल डाल दो। ग्रुप 15 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 15 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। सर ग्रुप 13 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 3। अब सर इसका क्या फायदा है, देखो ध्यान से, अभी तक क्या हो रहा था सर, 4 आर्सेनिक के बॉन्ड आए, 4 आर्सेनिक इलेक्ट्रॉन्स आए, उन्होंने चारों बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बेचारा फ्री है, अब वो बोल रहा है यार मैं क्या करूं भाई, खाली बैठा हूं। मान लो पहले 4 लोग थे, चारों के चारों अलग अलग चेयर्स पे बैठ गए, एक बंदा एक रूम में गए, पता चला वहां 4 के बदले 5 चेयर्स लगी हैं, 4 ही लोग हैं, तो एक बंदा क्या करे, घूमता रहेगा, कभी किसी चेयर पे कभी किसी चेयर पे। अब ये हालत ये है, इलेक्ट्रॉन ही बेचारा खाली बैठा है, ये सोच रहा है मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं, करंट आएगा, करंट उठा के करूंगा कंडक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। जैसे ही डोपिंग करी सर, देखो अब मुझे टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ग्रुप 15 का एलिमेंट जैसे ही ऐड किया सर, एक इलेक्ट्रॉन फ्री का हो गया, और वही क्या करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। सर यहां पे सर अपने पास कंडक्टर, या बोल सकते हैं जो चार्ज कैरियर है, जो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होगा, चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करेगा, यहां से करंट वहां तक लेके जाएगा। अच्छा, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज कितना होता है, नेगेटिव, तो सर इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका जस्ट अपोजिट सर, अगर देखो अपने पास सिलिकॉन फिर से बैठा हुआ है, सिलिकॉन अपनी जिंदगी में फिर से बैठा हुआ था, लोगों ने बोला सिलिकॉन को भाई साहब आप तो सेमीकंडक्टर थे, आप क्यों ऐसे उदास बैठे हैं, देखो अपने पास सिलिकॉन फिर से बैठा हुआ है, बोल रहा है यार मेरी कंडक्टिविटी उतनी नहीं है जितना लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरी कंडक्टिविटी उतनी नहीं है जितना लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लोगों ने बोला एक काम करिए, आप कुछ नहीं, आप ना दोस्ती कर लीजिए, या तो ग्रुप 15 वाले से कर लीजिए, या तो आप ग्रुप 15 वाले से कर लीजिए, और नहीं तो ग्रुप 13 वाले से कर लीजिए। ग्रुप 13 से क्या फायदा होगा, मान लो यहां पे मैं क्या डाल दूं, एल्यूमिनियम डाल देता हूं। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। अब एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। अब सर सामने वाला, अब देखो यहां पे सर, यहां पे पहले से क्या था, एक बॉन्ड था ना ऐसे वाला, अब एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों के तीनों बॉन्ड में चले गए, ये क्या हो गया, यहां वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होल बोल देते हैं, ये क्या हो गया, होल हो गया। होल इज जस्ट अ स्पेस, कोई चार्ज नहीं होता, होल क्या है, एक स्पेस है, खाली जगह बैठ गया। अब सिलिकॉन सोच रहा है कि भाई साहब आएगा बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, वहां देखो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना पड़ा है, ये बोल रहा है कि सर बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो सिलिकॉन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कहां जंप कराएगा, इस होल में, इस इलेक्ट्रॉन को कहां जंप कराएगा, बोलेगा चल भाई पूछ के आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जंप हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां पे भी ये होल क्या होगा, ये होल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां पे हम बोल सकते हैं कि सर ये होल क्या होगा, होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, होल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। सर होल के कारण क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मारेगा, अगले वाले पे जंप मारेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सर अगर ये निगेटिव है तो वो होल किसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक बात बताओ, किसको अट्रैक्ट कर रहा है, निगेटिव को, इसका मतलब होल के ऊपर एज्यूम टू बी पॉजिटिव चार्ज, ये होता नहीं है, एज्यूम टू बी हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास एज्यूम टू बी हैव एज पॉजिटिव चार्ज, ऐसा होता नहीं है, हवा में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते होगे, जानते होगे, तो सर इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज के कारण उसका नाम क्या रख दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर भी अपने पास भैया 2 टाइप के, एन टाइप सेमीकंडक्टर 2 टाइप के, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ग्रुप 15 से मर्ज करते हो तो पी टाइप सॉरी एन टाइप बनेगा, ग्रुप 13 से मर्ज करोगे क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा, पक्का।
सर सेमीकंडक्टर का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है डायोड। ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई साहब, मैं सारी एनसीईआरटी की लाइंस के जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उठा के लाया। डायोड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पीएन टाइप सेमीकंडक्टर यूज्ड एज रेक्टिफायर। ट्रांजिस्टर, आपको ये फिजिक्स में पूरा टॉपिक है सेमीकंडक्टर, आप पढ़ोगे वहां पता चल जाएगा। सर एनपीएन जंक्शन होता है, पीएनपी टाइप जंक्शंस होते हैं, ये सब कुछ यूज किया जाता है। इवन सोलर सेल जो होता है, ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री में लिखा है तो भैया ये कभी भी पूछा जा सकता है। सोलर सेल जो होता है वो भी क्या है? फोटो डायोड है, जो किसको यूज करता है? लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दिया है, इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, ये देखना अपने पास। ये पॉइंट कोई नहीं पढ़ता, ये पॉइंट कोई नहीं पढ़ता, बोलता है कि अरे सर क्या ही होगा। सर आप सब लोग जानते हो ग्रुप 13 से मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? पी टाइप। ग्रुप 15 से मिक्स करोगे क्या बनेगा? एन टाइप। लेकिन ग्रुप 12 और 16 का भी बन सकते हैं। पहले ये देख लो, ग्रुप 13 और 14 ये कौन कौन से कंपाउंड है? जनरली ये है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है। गैलियम आर्सेनाइड का देख लो अपने पास, एग्जाम में एनसीईआरटी दिया हुआ है कि सर इसका बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है एंड दे हैव इवोल्यूशनाइज्ड द डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सर ये पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप एनसीईआरटी से देख लो। ये थोड़े अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं, ये देखना ग्रुप 12 to 16 वाले कंपाउंड्स, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये वाले, ये भी अलग इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स जो होते हैं परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होते और इनका आयनिक कैरेक्टर आज के टाइम पे ये भी क्या करते हैं, ये भी यूज होते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, ये भी यूज होते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। ग्रुप 12 to 16 वाले कंपाउंड्स, ग्रुप 12 to 16 वाले कंपाउंड, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, मरकरी, सेलेनियम, टेलेरियम, ये सब ये भी यूज किए जाते हैं आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर्स में। पक्का? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कुछ कुछ, जैसे ये है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स है। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड ये बिहेव करते, सोचो मेटल ऑक्साइड है एंड दे बिहेव लाइक मेटल्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे रीनियम ऑक्साइड लिखा हुआ है इज लाइक मेटालिक कॉपर, सोचो मेटालिक कॉपर की तरह है, उसका अपीयरेंस भी, कंडक्टिविटी भी। ये सारा एनसीईआरटी में भाई साहब। सर सर्टेन अदर ऑक्साइड लाइक वेनेडियम, ये सब ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? मेटालिक और इंसुलेटिंग, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन बनता है, जब एग्जाम में आ जाएगा ना तब लोग बोलेंगे देखो एनसीईआरटी में यहां दिया है। अभी कोई भाव नहीं देता, लेकिन एग्जाम में आ गया उसके सब भाव दे रहे होंगे। तो ट्राई करना, रीनियम ऑक्साइड को पकड़ लेना। रीनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा अपने पास? लाइक मेटालिक कॉपर। तो सर ये मेटल ऑक्साइड्स होंगे जो अपने पास बिहेव करेंगे। पक्का? अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट पोर्शन, फिर ये चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, एंड दैट इज व्हाट? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में मेजर जो सॉलिड्स के 5 पार्ट हैं, मेजर जो सॉलिड्स के 5 पार्ट हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बात करेंगे तो सॉलिड के मेजर 5 पार्ट हैं, ध्यान से देखना अपने पास। पहले बात करता हूं डाईमैग्नेटिक के, पहले बात करता हूं डाईमैग्नेटिक के। डाईमैग्नेटिक होगा, फिर हमारे लाइफ में आता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होता है, फिर होता है मेरी जिंदगी में पैरामैग्नेटिक, और ये फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। एक होगा फेरोमैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, और एक होता है अपने पास फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरो, एक होता है फेरो, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंड द लास्ट वन अपने पास जिसको हम लोग बोल देते हैं फेरी मैग्नेटिक। सर लास्ट वन हम लोग बोल देते हैं फेरी मैग्नेटिक। टोटल मेरे पास 5 टाइप के होते हैं, टोटल मेरे पास 5 टाइप के होते हैं। ये पांचों टाइप को हम लोग एक साथ देखते हैं। 5 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, कोई भी सॉलिड होगा 5 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, डाई से लेके पैरा, फेरो, फेंटी फेरो। हम पहले ये दोनों को पढ़ेंगे, फिर उन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। पहले इन दोनों को पेयर बनाते हैं। डाई मैग्नेटिक मतलब क्या होगा? दे आर वीकली रिपेल्ड बाई, इनका अट्रैक्शन नहीं होगा, वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या होते हैं? रिपल्सन शो करते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक जो होते हैं इनमें क्या होता है? इनकी कंडीशन होती है ऑल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पेयर्ड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या हैं? पेयर्ड हैं, तो उनका कोई अट्रैक्शन नहीं होता। इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? इनका 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स में बहुत सारे आ जाएंगे, O2 - 2 आ जाएगा। जहां भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक। जहां भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड। ये क्या होंगे? वीकली अट्रैक्टेड।
ये क्या हो जाएंगे, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड हो जाएंगे, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सर इसमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जाते हैं तो सर यहाँ पे फॉर्मूला होता है म्यू का अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर्स मैग्नेट्रॉन। सर ये पैरामैग्नेटिक पक्का। इसका एग्जांपल देखेंगे तो ऑक्सीजन का ये पर ऑक्साइड को छोड़ के, ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड को छोड़ के सर ऑक्सीजन का O2 जो होता है, O2 माइनस जो होता है, O2 प्लस जो होता है, वो सब कुछ क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये सब के सब क्या है, वीकली अट्रैक्टेड है, ये वीकली अट्रैक्टेड है। तो डाई और पैरा एक साथ पढ़ो, इन दोनों को एक साथ कंपेयर करो, क्योंकि ये एक साथ कंपेयर हो सकते हैं, ये एक साथ कंपेयर हो सकते हैं, डाई और पैरा एक साथ कंपेयर हो जाते हैं। तो भाई अब देखो, ये हो गए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का रिलेशन। अब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है, ये तीनों को मैं एक साथ क्यों पढ़ना चाह रहा हूं, क्योंकि ये तीनों ना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक को देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोमेन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन देखते हैं। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो डोमेन है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स का डोमेन जो है अगर सिर्फ और सिर्फ किधर की तरफ हो, टुवर्ड्स अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो, मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेटेड अपने पास, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, सारे के सारे टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स हो गए सर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो गए, ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन दिखाएंगे। ये वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, ये वीकली रिपेल्ड हो रहा है, लेकिन ये क्या होंगे सर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाएंगे। इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इवन इन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाओगे, इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोचो अगर नहीं कुछ मिलेगा ना तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चले जाएंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से कर लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया और क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया। तो ये देख लो, फेरोमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर अरेंज हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स की साइड अट्रैक्टेड हो गए टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे। आयरन का देखो ना, हमेशा कोई भी छोटा सा ही मैग्नेट लेके जाओगे चिपका लेगा उसको, क्योंकि हमेशा अट्रैक्टेड है किसकी तरफ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, हमेशा ही अट्रैक्टेड है। ये इसका जस्ट अपोजिट एंटी फेरो में क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट जा रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अपोजिट चला जाएगा। इसका देखो, इसका अट्रैक्शन सबका सब ऊपर है, लेकिन इसका क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल या ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इनका कोई ना अट्रैक्शन होगा ना कोई रिपल्सन होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, दोनों में ना कोई अट्रैक्शन होगा ना ही कोई रिपल्सन होगा, नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, कोई अट्रैक्शन नहीं कोई रिपल्सन नहीं, नो रिपल्सन। सर अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो इसका एग्जांपल अपने पास सबसे बेस्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये एंटी फेरो का एग्जांपल हो गया। फेरो बोल रहा है कि हमेशा ही अट्रैक्टेड रहूंगा बिना किसी के भी, हमेशा ही अट्रैक्टेड रहूंगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। एंटी फेरो क्या बोल रहा है कि भैया एक बंदा अगर अट्रैक्ट होगा दूसरा बंदा इधर होगा, एक बंदा उधर अट्रैक्ट होगा दूसरा बंदा इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी फेरो। तो सर ये तो बेचारे वीकली और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे। फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, ये बेचारा वीकली अट्रैक्टेड होता है। कैसे, इसका डोमेन बना देता हूं, ये देख लो, इसका क्या होगा, दो अगर अट्रैक्ट होंगे तो एक क्या होगा, रिपेल होगा, दो अगर अट्रैक्ट होंगे तो एक क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा ऐसा। सर इसमें क्या होता है, दी इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट इक्वल अपोजिट डायरेक्शंस, सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, एंड सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन कर देता हूं यार यहाँ पे, सेम एंड अपोजिट। इसमें क्या होगा, ओरिएंटेड इन अनइक्वल नंबर इन सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। अनइक्वल नंबर में सेम और अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन।
इक्वलेंट, मतलब इनका ओरिएंटेशन बेचारे का फिक्स ही नहीं, वो तुम लाइन पे गोली मारो, तुम बस ये समझ जाओ डोमेन्स का स्ट्रक्चर समझ जाओ। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, दे आर वीकली अट्रैक्टेड, ये क्या होंगे, वीकली अट्रैक्टेड होंगे, वीकली अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। इनका जो एग्जांपल होगा वो अपने पास, ये अपने पास आ जाते हैं, जैसे ये हो गया MgAl2O4, ठीक है, Fe अपने पास, अगर मैं आयरन के बारे में बात करूं FeCr2O4, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो टोटल मेरे पास 5 डाई पैरा, ये दोनों बॉन्डिंग में भी यूज होंगे, फेरो, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिक, ये तीनों आपको पढ़ने को मिलेंगे जब आप अपने पास फिजिक्स का मैग्नेटिक पढ़ोगे, वहां पे भी देखने को मिल जाएंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डाई पैरा फेरो, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिक, ये इतने सारे मिल जाएंगे। सर इवन एक क्वेश्चन भी आता है कि सर आपको ना देखो फेरी मैग्नेटिक है, या मैं बोल सकता हूं सर पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक की बिहेवियर के बारे में बात करूं तो पैरामैग्नेटिक ना, पैरामैग्नेटिक एंटी फेरो की एंटी फेरो कह रहा हूं, फेरी मैग्नेटिक की तरह काम करना शुरू कर देता है। अगर मैं बात करता हूं ऑन हीटिंग, तो फेरी मैग्नेटिक देखना, एक बात बताता हूं, फेरी मैग्नेटिक भी क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक भी क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड होता है। तो अगर मैं बात करूं फेरी मैग्नेटिक की, तो ऑन हीटिंग, अगर मैं बोलता हूं ऑन हीटिंग, अगर इसकी हीटिंग करोगे तो दे बिहेव एज पैरामैग्नेटिक, ये किसकी तरह बिहेव करना शुरू करेंगे, पैरामैग्नेटिक की तरह। सर ऑन हीटिंग दे बिहेव एज पैरामैग्नेटिक, किस टेम्परेचर पे करते हैं, अगर मैं बोलूं तो सर ये किस टेम्परेचर पे करेंगे, इस टेम्परेचर का नाम रख देते हैं हम लोग क्यूरीज टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे फेरी मैग्नेटिक किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दे, अपने पास किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दे, पैरामैग्नेटिक की तरह। इवन टेम्परेचर का अगर बात करूं तो याद रखना एक चीज, सर टेम्परेचर का इफेक्ट बताता हूं, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6:6 है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8:8 करना है, मान लो 6:6 किसका था, NaCl का था, ये किसका हो गया, सीजियम क्लोराइड का हो गया। सर अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा करना है, 6:6 से 8:8 जाना है, या फिर अपोजिट जाना है, ध्यान से देखना, सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, प्रेशर क्या कर देंगे, हाई। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम करना है तो टेम्परेचर क्या कर देंगे, अपने पास लो कर देंगे। प्रेशर कम करना है, सॉरी टेम्परेचर क्या कर देंगे हम लोग, लो कर देंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज कर सकते हो टेम्परेचर और प्रेशर करके, ये दोनों चीजें आप नोट करके डाल दो कि सर ये फेरी मैग्नेटिक किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक की तरह ऑन एट क्यूरीज टेम्परेचर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो सकता है, 6:6 से 8:8 हो सकता है ऑन प्रेशर हाई करने पे, या फिर उल्टा जाना है तो टेम्परेचर क्या कर दो, लो कर दो। टेम्परेचर लो कर दोगे ऑब्वियस है आप क्या करोगे, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देख रहे थे, यही मेरा सॉलिड स्टेट है, यही मेरा सॉलिड स्टेट है। और इससे कम से कम एक क्वेश्चन और एग्जाम हॉल में, सर आज हमने 6 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। अभी तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, और जिससे श्योर शॉर्ट मिनिमम 10 क्वेश्चन होने, मिनिमम 10 क्वेश्चन होने, मिनिमम 10 क्वेश्चन। सर आप तैयार हो क्या? आज आप शुरुआत में ही मैंने कुछ टाइम आपके ऊपर दिया है, उस टाइम में भी यही बोला है, आप तैयार हो क्या? मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश्ड है, मेरी तरफ से अभी ये चैप्टर फिनिश्ड है, और अगले क्लास से अगला चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वो तभी इंटरेस्टिंग होगा जब आप पीछे की सारी चीजों को फिनिश करके आओगे। कॉन्फिडेंस तभी आएगा सर जब आप साथ में करके आओगे, क्वेश्चंस करके आओगे, सॉल्यूशंस आपके पास पता हो। आज का थ्योरेटिकल पोर्शन था, आज सत्संग वाला पोर्शन था, कोई न्यूमेरिकल नहीं। एक न्यूमेरिकल मिला मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आज का डीपीपी अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस को बार बार एनसीईआरटी को रीड कीजिए, थॉरोली रीड कीजिए एनसीईआरटी को, सो दैट कि आपको पूरा मतलब होता है ना कि पूरा फील आए कि यार हाँ यार ये चीजें मैंने पढ़ी हैं। सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक आपके फिजिक्स में एक चैप्टर बन के आएगा, इसीलिए केमिस्ट्री में हम लोग कम पढ़ते हैं। डायोड, पीएनपी, एनपीएन जंक्शन भाई हमसे मत पढ़ो, वो फिजिक्स में आप पढ़ोगे वहां पे आप कर लेना। लेकिन हाँ पता होना चाहिए केमिस्ट्री में क्या क्या गिवन है, वो सब चीजें पता होनी चाहिए पक्का। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरो, ये 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये हो गया। सेमीकंडक्टर में पी टाइप, एन टाइप हो गया, वो उसका एप्लीकेशंस आ गए। और आज हमने डिफेक्ट से स्टार्ट किया था, डिफेक्ट में 3 डिफेक्ट मेजर आए। सर कौन कौन सा? स्टोइचमेट्रिक, इंप्योरिटी और नॉन स्टोइचमेट्रिक। स्टोइचमेट्रिक 2 डिफेक्ट, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। स्टोइचमेट्रिक अगर आयनिक सॉलिड में चला जाता है तो वहां पे क्या आ जाता है सर? शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाता है। वहां पे क्या आ जाता है? शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाता है। और अगर सर
इम्प्योरिटी के अंदर बात करें तो कोई फॉरेन एलिमेंट ऐड कर देते हो तो इम्प्योरिटी आ जाती है, वैकेंसीज क्रिएट होंगी, कैटायनिक वैकेंसीज, एनायनिक वैकेंसीज, ऐसे कुछ के कुछ होंगी। फिर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में क्या होता है कि फॉर्मूला चेंज हो जाता है, स्टोइचियोमेट्री फॉलो नहीं होता नॉन स्टोइचियोमेट्री में, एंड दैट्स वाई वहां फॉर्मूला चेंज होता है। उसमें भी 3 रीजंस हैं, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू एनायन एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू इसके वेरिएबल वैलेंसी ऑफ मेटल्स। ये सारे डिफेक्ट्स भी हमने आज कर लिए हैं। तो डिफेक्ट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ फिनिश कर लिया है। आज हमारी तरफ से ये चैप्टर एंड हो चुका है। अब अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। और सर नीट 2023 फोड़ना है, ये मकसद के साथ, एक नई उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ मिलो सब लोग। तो सबको मेरी तरफ से ओके बाय।